तो देखो लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था, आपको याद है? और कई लोगों का डाउट भी होगा कि भाई थ्योरी ही चलेगी अभी क्या? मैं बता दूं, आज की तो पूरी क्लास ही थ्योरी चलेगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहां पे हम कोशिश करेंगे कि हम टैली स्टार्ट कर दें, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये है कि टैली जब आपको करनी है तो उस लेवल पे करनी है जिस लेवल पे आप अच्छे से जाके जॉब कर सको। तो जब जॉब अच्छे से कर सको तो उसके लिए पहले नॉलेज होनी चाहिए आपको। सीधा हम टैली स्टार्ट नहीं करेंगे, जीएसटी की अच्छी नॉलेज हो, मतलब अच्छी नॉलेज हम तो दे ही नहीं रहे अभी अभी तो मैं आपको सिर्फ बेस नॉलेज दे रहा हूँ। बेस नॉलेज हो जाए जीएसटी की, ताकि आप जब करने जाओ, टैली में काम करो या फिर और भी कोई काम करो, तो आपकी थोड़ी ग्रिप अच्छी हो, आपको समझ आ रहा हो जीएसटी किस तरीके से काम करता है। नहीं तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा मैं सीधा टैली स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे इनपुट लगा देना, यहाँ आउटपुट लगा देना, तो मजा नहीं आने वाला। तो मजा तब आएगा जब पहले आपको नॉलेज होगी, फिर उसके बाद टैली करेंगे, मजा आएगा सब कुछ। और देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, मैक्सिमम हमारा कोर्स 6 महीने तक जाएगा, तो आप उतना टाइम देने के लिए तो तैयार ही हो ना। तो बस उतने टाइम देने के लिए तैयार रहो। 6 महीने से पहले कोशिश करेंगे हम, या 4 या 5 महीने में ही कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपकी जॉब लग जाए, बहुत अच्छा होगा। बट अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो 6 महीने जाएगा मैक्सिमम। हाँ, जॉब हम लगा के देंगे आपकी, उसकी टेंशन नहीं है। दूसरी चीज और कि हम धीरे धीरे टाइम बाय टाइम एक्सेल की क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि हम आज या कल में मैंने शायद आपको एक्सेल का एक भेजा था। तो अभी तो क्या है, शुरू के डेमो लेक्चर हैं जो 2-3 ऐसे ही मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। उसके बाद फिर कुछ लेक्चर्स हम आपको देंगे हमारे ऐप पे। तो आप एक्सेल की भी क्लासेस साइड बाय साइड देखते जाओ जब आपको टाइम नहीं। अभी देखो असाइनमेंट वगैरह मैं इसमें नहीं दे रहा, तो आपके लिए थोड़ा इजी है क्लासेस देखना, तो आप देखते जाओ। और साइड बाय साइड असाइनमेंट मिलेंगे इसके भी, और साथ में आपको मिलेंगे एक्सेल के भी। तो असाइनमेंट फिर दोनों करने होंगे, तो बहुत ज्यादा प्रेशर ना लो अपने ऊपर, धीरे धीरे करो। जितना इंपॉर्टेंट टैली है उतना ही इंपॉर्टेंट एक्सेल भी है, तो ये बात ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? तो अभी हम करना शुरू करते हैं। पहले तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन, कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया था। तो याद होगा आपको ये टैक्स वैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों नीड होती है टैक्स की, वो तो सिंपल था। मैंने आपको बताया था इंडिया में 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी आपको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, याद तो करना ही नहीं है, तो सिंपल सी चीजें हैं। इनकम टैक्स के बारे में हल्का सा आइडिया दिया था, किस तरीके से आप पे करते हो, क्यों इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और जीएसटी जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट था, जीएसटी हमने पढ़ना शुरू किया था। उसमें मैंने बताया था जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। आप पैसे देते हो दुकानदार को, या जिससे आप गुड्स या सर्विस ले रहे हो उसको, और फिर दुकानदार पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, यानी आपके पैसे गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं। बट कैसे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट वे में, इसीलिए इसको बोला जाता था इनडायरेक्ट टैक्स। याद आ रहा है? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ होता है गुड्स और कुछ होता है सर्विस। लेकिन गुड्स क्या होता है और क्या होता है सर्विस मैंने डिटेल में नहीं बताया था। तो आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, रूल के हिसाब से, कि रूल क्या कहता है, रूल के हिसाब से क्या होता है गुड्स और क्या होता है सर्विस। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि जीएसटी के कुछ रेट्स होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। और हमने बात किया था इंडिया में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को पैसा चाहिए होता है। तो जीएसटी को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि आप जब टैक्स दो तो वो दोनों गवर्नमेंट को मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। याद आ रहा है कैसे डिवाइड किया गया था? याद है? लोकल सप्लाई। लोकल सप्लाई का दूसरा नाम कोई याद दिलाएगा मेरे को? इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए। सेंट्रल सप्लाई का क्या बताया था मैंने आपको? इंटर स्टेट सप्लाई, ये कंफ्यूज मत होना इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको ये वाला टॉपिक छुड़वा दिया था, और फिर मैंने आपको बताया था कि कोई टैक्स ले रहा है, कोई जीएसटी ले रहा है और कोई नहीं ले रहा, तो ऐसा क्यों होता है, कोई क्यों लेता है और कोई क्यों नहीं लेता, याद है? तो अगर कोई छोटा दुकानदार है, मतलब टर्नओवर उसकी जो सेल थी वो मैंने आपको आइडिया दिया था 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, अगर उससे कम है तो वो जीएसटी नंबर नहीं लेता और बिल भी नहीं काटता और आपसे टैक्स भी नहीं लेता। लेकिन अगर कोई ज्यादा बड़ा दुकानदार है जिसकी जो सेल है वो 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, जो भी लिमिट है उससे ज्यादा है, तो आपको वो टैक्स काट के बिल देगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो आगे गवर्नमेंट के पास जाएगा। समझ आ गया? चलो, फिर मैंने बताया था अगर आपकी जीएसटी, आपकी सेल ज्यादा हो रही है तो आप क्या करते थे, जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते थे। और जब आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते थे तो आपको 15 डिजिट का एक जीएसटी नंबर मिल जाता था। 15 डिजिट कैसे होते थे, कोई याद दिलाएगा मुझे? शुरू के 2 के आपने बताया स्टेट कोड, बताना जरा, दिल्ली का स्टेट कोड क्या है? 07। और राजस्थान का बताइए? 08 है। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बट जब आप काम करने बैठ जाओगे तो ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। जैसे मैं काम करता हूं तो मुझे क्या है कि लगातार अलग अलग जीएसटी नंबर दिखते रहते हैं, तो एक आदत सी हो जाती है, स्टेट कोड देखते ही याद हो जाता है कि हाँ ये इसका है। तो आप भी जब काम करने लगोगे तो याद हो जाएगा, बट अपने आसपास के कुछ स्टेट कोड याद रख लेना पहले से ही, ठीक है? उसके बाद बताओ, पहले 2 अंक तो ठीक है, अगले 10 अंक कौन से?
कौन सा? पैन कार्ड सेम टू सेम। उसके बाद 13वां अंक कौन सा होता था? आप उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, पहला, दूसरा या तीसरा, ठीक है। उसके बाद 14वां और 15वां क्या होता था? रैंडमली, वो कुछ भी आ सकता था। क्लियर है ये पॉइंट यहां तक? चलो, इसके बाद मैंने आपको और कुछ नहीं बताया था, तो चलो मैं आपको समझाता हूं आज नया टॉपिक, ठीक है। अब यहां से नया शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपको बताया था जीएसटी है, या तो आप, जीएसटी का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था अगर आप गुड्स बेचो तो भी आपको टैक्स देना है, अगर आप सर्विस बेचो तो भी आपको टैक्स देना है, ये बताया था मैंने आपको। लेकिन भाई पता कैसे चलेगा क्या गुड्स और क्या सर्विस? आप कहोगे बता तो दिया था हमने, वो जो फोटो दिख रही थी वो सारे गुड्स की थी और सर्विस की भी। तो आप डिटेल में आज बात करते हैं कि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से क्या कहती है, क्या होता है गुड्स और क्या होता है सर्विस। पहले गुड्स को समझते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई चीज ना गुड्स है और ना सर्विस है तो आपको उस पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप किसी को ना गुड्स बेच रहे हो और ना आप सर्विस दे रहे हो, आप कोई तीसरी चीज कर रहे हो, मतलब ना वो चीज ना गुड्स के अंदर आ रही है ना सर्विस के अंदर आ रही है, तो आप जीएसटी से बच जाओगे, आपको उस केस में जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। जरा पढ़ते हैं कि आखिर गुड्स क्या होता है। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल वर्ड में बोला, गुड्स मतलब वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो। मूवेबल मतलब कोई चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है तो वो गुड्स। मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या ये लैंग्वेज याद रखनी है? नहीं भाई, बस सिंपल वर्ड में याद रख लो, कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? गुड्स। यानी अगर मैं आपको फैन बेच रहा हूं तो फैन क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है? हाँ, तो वो क्या है? गुड्स। समझ आ गया? कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? गुड्स। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला एक्सक्लूड, किसको छोड़ के? क्या चीज गुड्स नहीं बनेगा? मनी गुड्स नहीं बनेगी। ध्यान रखना, पैसा कभी भी गुड्स नहीं बनेगा। नहीं तो आप कहो मैंने किसी को पैसा दिया उस पर भी जीएसटी आ जाएगा, तो पैसा देने पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। पहले सिंपल सी बात समझो, गुड्स का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज, कोई भी जो मूवेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हो, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? गुड्स। लेकिन पैसे को गुड्स नहीं बोलोगे। समझ आ गया? तो पैसे पे जीएसटी नहीं आता। अगर मैंने आज आपको 100 रुपए दिया और फिर कल आपसे 100 रुपए ले लिया वापस, तो क्या ये जीएसटी आ जाएगा इस पे? नहीं, क्योंकि आपने क्या दिया है? पैसा। और पैसा क्या होता है? ना गुड्स होता है और ना सर्विस होता है। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? अब सर्विस तो बताया नहीं, लेकिन मैं आगे बता दूंगा। पैसा सर्विस भी नहीं बनता, तो पैसा ना गुड्स बनता है ना सर्विस। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? गुड्स क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जो भी मूव कर सकता है वो गुड्स है। क्लियर है? दूसरी चीज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, एक्सक्लूड्स का मतलब समझते हो ना भाई? एक्सक्लूड मतलब ये इसमें नहीं होगा। पैसा भी गुड्स नहीं बनेगा और ना ही सिक्योरिटी गुड्स बनेगी, ना ही सिक्योरिटी गुड्स बनेगी। अब आप कहोगे सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कभी आपने शेयर का नाम सुना है? शेयर, तो मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि जो शेयर है वो आपका ये क्या बोलते हैं, शेयर, डिबेंचर, ये आपके गुड्स नहीं है। समझ आ गया? गवर्नमेंट प्लान कर रही है आगे चल के लगा देगी, वो अलग चीज है, बट अभी के लिए क्या है? गुड्स क्या है? ध्यान से सुनो, क्या होता है गुड्स? कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, वो मूवेबल आइटम हो, वो क्या बन जाएगा? गुड्स। लेकिन ध्यान रखना, मनी कभी भी गुड्स नहीं बनेगी और सिक्योरिटी भी कभी भी गुड्स नहीं बनेगी। समझ आ गया? हाँ, कुछ पूछ रहे हो आप? एक्चुअली मैं बताऊं, जीएसटी नहीं लगता, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, एक अलग टैक्स होता है, एसटीटी। अगर आप शेयर वगैरह बेचते खरीदते हो तो एसटीटी लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, शेयर खरीदने या बेचने में कमीशन लेते हैं, तो कमीशन पे जीएसटी लगता है। मैं आपको समझा दूंगा उसके बारे में, कमीशन पे जीएसटी लगता है, वो बाद में बात करेंगे। अभी आप समझो, शेयर बेचने पे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीएसटी की बात कर रहा हूं। जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर क्या गुड्स नहीं बनता। एक सिंपल वर्ड में बोल देता हूं, देखो मैं 3-4 बार बोल गया, बट सिंपल चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। गुड्स क्या होता है? कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है वो गुड्स है। ठीक है? कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है वो गुड्स है। और मनी कभी भी गुड्स नहीं बनेगी और सिक्योरिटी कभी भी गुड्स नहीं बनेगा। समझ आ गया? गवर्नमेंट ने बोला। अब आप बात करोगे कि भाई चलो गुड्स ये क्या चीज है, ये मैं आपको बाद में कभी डिस्कस करूंगी, ठीक है? ये अभी मैं नहीं समझा रहा क्या क्या चीज इंक्लूड्स है, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस पॉइंट पे नहीं बात कर रहा मैं। चलो आ जाते हैं, सर्विस की बात करते हैं। तो गुड्स पता चल गया, अब सर्विस क्या होगी? तो देखो, अब आप सोचोगे कि सर्विस, अगर कोई चीज सर्विस भी नहीं बनी तो जीएसटी नहीं देना, तो गवर्नमेंट ने कितना दिमाग लगाया, क्या वो लिखा देखो, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। मतलब जो चीज गुड्स नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी?
सर्विस। मतलब अगर कोई चीज गुड्स नहीं है तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, सर्विस। तो आप नॉर्मली बच ही नहीं सकते जीएसटी से। गुड्स क्या है, जो भी चीज मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह वो गुड्स बन जाएगी, और जो चीज मूव नहीं कर रही वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, सर्विस। या जो भी चीज गुड्स नहीं है, जो भी चीज गुड्स नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, सर्विस। लेकिन ध्यान रखना, मनी सर्विस भी नहीं बनेगी और सिक्योरिटी सर्विस भी नहीं बनेगा। मनी और सिक्योरिटी सर्विस नहीं बनेगी। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं, पॉइंट क्लियर हुआ। चलो मैं आपसे कुछ चीज पूछता हूं, आप मुझे बताना। मैं कार खरीद रहा हूं, कार, कार तो समझते हो ना भाई। मैं गया शोरूम में, मैंने बोला एक कार चाहिए, बताओ वो कार गुड्स है या सर्विस है? कार क्या है, गुड्स, क्योंकि वो मूवेबल है। चलो अब ध्यान से सुनना, मैं गया टैक्सी में बैठने, मैंने टैक्सी वाले को बोला भैया मेरे को यहाँ बिठा के वहां छोड़ दो, और टैक्सी वाले ने मेरे से 300 रुपए लिए यहाँ से बिठा के वहां छोड़ने का। तो अब मुझे बताओ जरा, ये क्या है, गुड्स है सर्विस है? सर्विस है। ये तो कोई सामान खरीद ही नहीं रहे ना, ये तो सर्विस है, साफ पता चल रहा है। आइए आगे आ जाओ, या इनके साथ किसी के साथ बैठ जाओ। आपने शायद पहले क्लास ली है ना, आप पहली बार आए हो। आपका नाम क्या है? अच्छा, अभी आपसे ही बात हो रही थी, फोन मैंने ऑफ हो गया उसकी वजह से दोबारा। तो अभी तो हम थोड़ा सा आगे, आपने पहली और दूसरी क्लास देखी है? नहीं देखा होगा आपने, आराम से देख लेना, ठीक है। आज जो मैं समझाऊंगा वो थोड़ा बहुत समझ लेना, थोड़ा बहुत समझ आएगा। आज की क्लास भी मैं डाल दूंगा, तो टोटल 3 क्लास हो जाएगी जो आपको आराम से देखना है। उसके बाद फिर आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आया, मैं आगे बढ़ाऊं? तो मैं क्या कह रहा था, गुड्स क्या होता है, कोई भी चीज। अब थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जीएसटी पढ़ रहे हैं हम, और जीएसटी क्या होता है, जीएसटी टैक्स है एक तरह का। और मैंने क्या बता रखा है, अगर टैक्स तभी लगेगा जब या तो आप गुड्स बेचो या तो आप सर्विस बेचो। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो भी टैक्स लगेगा, और अगर आप सर्विस बेच रहे हो तो भी टैक्स लगेगा। एक बात और बता दूं, जब जीएसटी में आप और आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा गुड्स पे थोड़ा सा रूल अलग लगते हैं और सर्विस पे रूल अलग लगते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो मैं बेच रहा हूं वो गुड्स है कि सर्विस है। समझ आ गया? तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो भी आप सामान बेच रहे हो वो गुड्स है कि सर्विस है। अब पता कैसे चलेगा कोई चीज गुड्स है? तो मैंने क्या बताया, कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, गुड्स। वो ऑटोमेटिक गुड्स बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मनी कभी भी गुड्स नहीं बनेगी, पैसा पैसा कभी भी गुड्स नहीं बनेगा, और सिक्योरिटी यानी कि शेयर, डिबेंचर, ये सारे कभी भी गुड्स नहीं बनेंगे। समझ आ गया ये चीज? गुड्स क्लियर है। और जैसे ही मैंने बोला गुड्स ये है, तो अब आप बात आती है कि भाई सर्विस क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, जो चीज गुड्स नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, सर्विस। ये लिखा हुआ है, मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी चीज गुड्स नहीं है वो ऑटोमेटिक बन जाएगी सर्विस। तो पहला ही डाउट आता है, क्या पैसा भी सर्विस बन जाएगा? तो इन्होंने क्लियर बोल दिया भाई पैसा सर्विस नहीं बनेगा। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि भाई सिक्योरिटी भी ना गुड्स है और ना सर्विस है। तो एक बात बता दूं, आज मैंने आपको 500 रुपए दिए, कल मैंने आपसे 500 रुपए ले लिए, यहाँ पे कोई भी जीएसटी की बात नहीं आएगी। समझ आ गया? क्लियर है पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि पैसा कभी भी ना गुड्स बनता है और ना सर्विस बनता है। यहां तक बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपसे कुछ पूछ रहा था कि बताओ भाई क्या चीज गुड्स है क्या चीज सर्विस है। तो मैंने सबसे पहले आपसे क्या पूछा था, कार, कार क्या है? तो आपने बोला गुड्स है। फिर मैंने बोला अगर आप टैक्सी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या बन गया था, सर्विस। चलो बताओ, मैं एक बिल्डिंग खरीद रहा हूं, वो क्या है? एक बिल्डिंग खरीद रहा हूं, वो है क्या, गुड्स है या सर्विस है या कुछ भी नहीं है? आपने बोला गुड्स है, और कोई बताओ, बिल्डिंग क्या है? आप कह रहे हो सर्विस है, आप कह रहे हो असेट्स है। असेट्स की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं आप कुछ बेच रहे हो, ठीक है, वो गुड्स होगा कि सर्विस होगा? चलो बिल्डिंग का भी आपने सही से जवाब नहीं दिया, मैं जवाब दूंगा। जमीन बता दो, अगर खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, जमीन तो समझ आती है ना, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है वो मैं बेच रहा हूं, तो बताओ ये गुड्स है कि सर्विस है? क्या है? एक ना बाहर वाला गेट बंद कर देना। क्या कह रहे हो, सर्विस है? देखो मैंने अभी क्या बताया, कोई भी चीज जो मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह वो गुड्स है जीएसटी के हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, बिल्डिंग। तो आप जरा बताओ, बिल्डिंग कभी मूव करती है एक जगह? आप बोलते हो कि थोड़ा सा हटना, जगह जगह चाहिए थोड़ा सा, और बिल्डिंग कहती है 2 मिनट के लिए हटूंगी बस, और फिर थोड़ा सा बिल्डिंग हटती है, आप चले जाते हो। कभी ऐसा हुआ? बिल्डिंग एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती नॉर्मल केस में। पता चले आप कहीं जापान की कोई वीडियो कल दिखाने लगो कि भैया ये देखो जापान की वीडियो है, ये बिल्डिंग पहले यहाँ थी फिर यहाँ शिफ्ट करवा दिया उसको। नॉर्मल केस में बिल्डिंग क्या होती है, इमूवेबल, पता है ना आपको, इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकती, और वो फिर क्या बन जाता है, ऑटोमेटिक
सर्विस, क्योंकि वो गुड्स नहीं बन सकता। गुड्स क्या होता है? जो चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। तो अगर मैं किसी को बिल्डिंग बेच रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? बिल्डिंग क्या है? इमूवेबल यानी सर्विस साइट, ठीक है। अच्छा, जमीन का बताओ। अब मैं बोलूंगा जमीन तो हिल नहीं सकती, तो आप बोलोगे भूकंप आता तब तो हिलती है। तो वो वाली बात नहीं है। नॉर्मल केस में आप बिल्डिंग एक जगह से, जमीन जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो जमीन भी क्या बन जाती है? सर्विस। समझ आ गया? अब आप कहोगे क्या जमीन बेचने पे भी जीएसटी लगता है? जमीन बेचने पे भी, बिल्डिंग बेचने पे भी जीएसटी लगता है। तो देखो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, हालांकि आगे चल के हम अलग से इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई जमीन, किसी ने कोई जमीन खरीदा हो या किसी ने कोई बिल्डिंग खरीदी हो, कह रहा है टैक्स लग रहा है। तो मैं एक बार आपको बता दूं। देखो पहले तो दो चीज का हमने डिस्कशन किया। एक हमने जमीन का किया, प्लॉट खाली जमीन पड़ा हुआ है, और एक मैंने क्या किया? बिल्डिंग का डिस्कशन। मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, ध्यान रखना, डिटेल में नहीं बता रहा, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। जब भी आप प्लॉट खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, तो आपने सुना है स्टैंप ड्यूटी? रजिस्ट्री कराते हो, कभी सुना है? रजिस्ट्री कराना सुने हो ना आपने? तो जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हो, जैसे प्लॉट होता है, कोई भी जमीन होती है, तो जब जमीन की आप रजिस्ट्री कराने जाते हो तो उसमें जो टैक्स देना होता है वो स्टैंप ड्यूटी टैक्स देना होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पे जीएसटी छोड़ रखा है। गवर्नमेंट कहती है हम इस पे जीएसटी नहीं ले रहे, हम तो स्टैंप ड्यूटी लेते ही हैं। स्टैंप ड्यूटी जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, आपने सुना है कितना टैक्स है? कोई बताएगा? चलो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, गूगल पे सर्च करके बता दो। जब आप जमीन खरीदते हो तो कितना स्टैंप ड्यूटी है? मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बता के देख। भाई आपको सर्च करने आना चाहिए। सर्कल रेट की बात नहीं कर रहा मैं, टैक्स की बात कर रहा हूँ। टैक्स कितना है? जैसे टैक्स हो सकता है ना 3%, 4%, 5%, 6%, कोई एक बार सर्च करके बताओ। भाई ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। एट ए टाइम को किसी ने पूछा तो आपको सर्च करने आना चाहिए। वाईफाई कनेक्ट है ना सबका यहाँ पे? वाईफाई कनेक्ट कर लेना अगर नहीं कनेक्टेड है तो। और आपको ये सारी चीजें सर्च करके आनी चाहिए। बताओ जरा कोई। बताओ भाई, कोई बताना ही नहीं चाहता। कितना लगता है बता? ये किसने बता दिया आपको? मैंने भी करवाया। ऐसा कुछ नहीं होता, फिक्स नहीं होता कुछ भी। दिख रहा है? कुछ रेट दिख रहे हैं? ये गुड़गांव के रेट दिख रहे हैं। चलो कोई सा भी हम रेट समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, एक रेट समझ लेते हैं। तो देखो, अगर वुमेन खरीदती है, देखो अगर वुमेन खरीदती है, ये रेट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये आप सर्च करना, आप हर जगह के अलग अलग होते हैं, पर गुड़गांव का है ये। 3% लगता है अगर वुमेन खरीदती है, आउटसाइड द म्यूनिसिपल एरिया लिमिट। पता है ना म्यूनिसिपल एरिया क्या होता है? पता है? कुछ आइडिया है कि नहीं? जहां एमसीएफ होता है, सुना है? म्यूनिसिपल पार्टी। एमसीएफ मैंने बोल दिया गलती से, एमसी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। एमसीएफ मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद। एमसीएफ फरीदाबाद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हम तो यहीं पे रहते हैं। नॉर्मल क्या होता है, जब आप किसी एक एरिया में रहते हो जहां पे म्यूनिसिपल पार्टी काम करती है, तो वो होता है म्यूनिसिपल एरिया का लिमिट, विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट। और एक होता है एरिया, जैसे गांव का एरिया हो गया, तो म्यूनिसिपल एरिया के लिमिट के बाहर होता है वो। वहां पे जो आप खरीदते हो प्रॉपर्टी, तो उसका कम टैक्स देना होता है, और अगर म्यूनिसिपल एरिया के अंदर में खरीदते हो तो उसका ज्यादा टैक्स रेट होता है। चलो वो सब छोड़ो, एक नॉर्मल रेट देखते हैं। वुमेन का 3 से 5% है, और मैन का क्या है? 5 से 7%। तो आपने एक चीज सुना होगा कि भाई जब भी रजिस्ट्री कराना है तो कहते हैं मम्मी के नाम से करा लेते हैं, वाइफ के नाम से करा लेते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि वहां टैक्स थोड़ा सा कम देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो आपसे ले रही है वो टैक्स स्टैंप ड्यूटी ले रही है, स्टैंप ड्यूटी ले रही है, इसीलिए गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लेती। अगर आप कभी भी खाली जमीन खरीदने जाओ और कोई बोले सर टैक्स जीएसटी देना पड़ेगा, तो समझ जाना जीएसटी नहीं देना, वो आपको उल्लू बना रहा है। अगर आप खाली जमीन कहीं पे भी लेते हो इंडिया में, तो आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। नॉर्मली ये सर्विस है, अगर आप किसी को जमीन बेच रहे हो तो क्या है, ये सर्विस है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे मना कर रखा है कि कोई बात नहीं, आप इस पे जीएसटी मत देना। समझ आ गया? अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप बिल्डिंग खरीदते हो तो बिल्डिंग दो तरह की होती है। एक तो बनी बनाई बिल्डिंग है, पूरी रेडी है, और एक होती है अंडर कंस्ट्रक्शन। पता है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर बिल्डिंग पूरी बन के तैयार नहीं हुई है तो ऐसे केस में आपको जीएसटी देना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर आपने बिल्डिंग पूरी की पूरी तैयार हो गई है और तब आप बिल्डिंग खरीदते हो तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता, वही देना पड़ता है क्या? स्टैंप ड्यूटी। आप बोलोगे बात समझ नहीं आई, चलो ध्यान से समझते हैं। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। अच्छा, ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसी जॉब करने जाते हो जहां पे रियल स्टेट का काम है,
जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट का काम है, जो बिल्डिंग बेच रहा है खरीद रहा है, वहां आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मल केस में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी, बट फिर भी हो सकता है लग जाए, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हम आगे चल के डिटेल में बताएंगे, आज मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि कोई किसी ने अभी जल्दी बिल्डिंग खरीदी हो। अच्छा, दूसरा ये काम कब आएगा, जब आप अपनी खुद की बिल्डिंग खरीदोगे, तब खुद की बिल्डिंग खरीदो या जमीन खरीदोगे तब काम आएगा। मैं एक बार क्लियर बोल देता हूँ, अभी मैंने क्या बताया, कोई भी चीज गुड्स क्या होती है और सर्विस क्या होता है, ठीक है। अगर कोई चीज गुड्स बन गई तो भी टैक्स देना है, कोई चीज सर्विस बन गई तो भी टैक्स देना है। कौन से टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, जीएसटी की बात कर रहा हूं। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ चीजों पे छोड़ भी रखा है, हर चीज पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, कुछ चीजों को गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप खाली जमीन खरीदते हो तो उस पे आप स्टैंप ड्यूटी देते ही हो, तो हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, अब आप कह रहे हो अगर बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो जमीन की तो बात छोड़ो, बिल्डिंग खरीद रहे हैं फिर, तो बिल्डिंग दो तरह की हो सकती है, या तो बिल्डिंग पूरी बन के तैयार हो गई है। अच्छा, जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है तो आपको पता है म्युनिसिपल वाले उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, सुना होगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब भी बिल्डिंग मान लेते हैं मैंने एक बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग बनाने के बाद मैं इस बिल्डिंग को बेचने से पहले, या कई बार क्या होता है, इसको लेके जाता हूं मैं म्युनिसिपल पार्टी वालों के पास, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेता हूं। तो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है तो बिल्डिंग बन गई है, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी तक तो बोलते हैं बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनी नहीं है बिल्डिंग। समझ आ गया। तो जब बिल्डिंग बन जाती है, बनने के बाद अगर आप बेचते हो तो गवर्नमेंट कहती है हम तो टैक्स ले लेंगे, वो स्टैंप ड्यूटी ले लेंगे, जीएसटी मत दो, अगर बनने के बाद बेच रहे हो तो। समझ आ गया। लेकिन अगर बिल्डिंग आप अंडर कंस्ट्रक्शन ही बेच रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग अभी बन के तैयार ही नहीं हुई है, और आप क्या कर रहे हो, बिल्डिंग को बेच दे रहे हो, बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई है, आधा काम हुआ है, आधा में ही बेच दिया आपने, आप पूरी पेमेंट ले लो, चाहे 1 रुपए की भी पेमेंट आपने बिल्डिंग बन के तैयार होने से पहले ले ली, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो एडवाइजेबल क्या होता है, आप अगर कभी भी जीएसटी बचाना चाहते हो, मान लेते हैं मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि आप जीएसटी बचाना चाहते हो, आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो बिल्डिंग तैयार होने के बाद खरीदो। समझ आ गया। अगर आप बिल्डिंग तैयार होने से पहले खरीद लेते हो, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है उससे पहले खरीद लेते हो, तो आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। अब आप कहोगे फिर तो स्टैंप ड्यूटी तो बच जाएगी, नहीं, स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और जीएसटी भी देना पड़ेगा। अब ये क्या आपके काम की चीज है, मैं बताऊं, अभी तो काम की चीज थी नहीं, बट हाँ मैं गुड सर्विस समझा रहा था, आप में से किसी के मन में आया होगा, कोई किसी ने अभी आसपास रिसेंटली कोई बिल्डिंग खरीदी होगी, तो हो सकता है उसके मन में आ जाए कि भैया आप तो गलत पढ़ा रहे हो, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। आपके काम की चीज कितनी है, आपके काम की चीज सिर्फ दो है, गुड्स और सर्विस। गुड्स क्या होता है, जो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। सर्विस क्या होती है, जो मूव नहीं कर मतलब जो गुड्स नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, सर्विस। जो गुड्स नहीं है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा सर्विस। अब बात आती है कि भाई मनी और सिक्योरिटी कभी भी सर्विस नहीं बनेगी, मनी और सिक्योरिटी कभी भी सर्विस, ना गुड्स, कुछ भी नहीं बनेगा, ना गुड्स बनेगा ना सर्विस बनेगा। समझ आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मान लेते हैं ये मैं हूं और ये आप है, आप आए, आपने मेरे से बोला भैया मेरे को ना 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 3 मंथ बाद वापस कर दूंगा। ठीक है, मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, आज 1 लाख रुपए दे दिया, आप अपने पास रखे हो, आप 3 मंथ बाद आते हो, मेरे को 1 लाख रुपए वापस कर देते हो। अभी आपने पहले 1 लाख लिया, फिर आपने 1 लाख वापस कर दिया। बताओ क्या इस केस में जीएसटी आएगा या नहीं, पहले तो समझो। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या दिया, पैसा, पैसा न गुड्स है न सर्विस है। अच्छा, फिर वापस भी क्या आया, पैसा, न वो गुड्स है न सर्विस है, तो जीएसटी की कोई बात नहीं आएगी इस केस में। लेकिन ध्यान से सुनना, मान लेते हैं मेरे पास आप आए, बोले कि भैया 1 लाख दे दो, मैंने कहा ले जा भाई, आपने बोला 3 महीने बाद दे दूंगा, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन 3 महीने बाद 1,10,000 दे के जाना। 1 लाख रुपए तो पैसे मेरे वापस कर देना, 1 लाख रुपए प्लस 10,000 का मैं जो मांग रहा हूं वो क्या मांग रहा हूं, इंटरेस्ट। भाई नॉर्मल सी बात है, आपको समझ आ रहा है इंटरेस्ट क्या होता है, ये तो पता ही होगा ना। तो अब बताओ ऐसे केस में जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, बताओ भाई। मैंने जो आपको 1 लाख दिए वो तो पैसे हैं, और फिर आपने जो 1 लाख वापस किए वो भी पैसे हैं, पैसे के बदले पैसे आए, जीएसटी गवर्नमेंट कहती है यहां नहीं देना, लेकिन पैसे को यूज करने के लिए जो पैसे दे रहा है 10,000 रुपए इंटरेस्ट, इस पे जीएसटी आना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है ये सर्विस है। अब आप बोलोगे भाई क्यों इतना घुमाया जा रहा है, हम कितनी सारी चीजें हम समझेंगे। देखो कुछ चीजें तो आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल चीजें हम सीखेंगे, मैं बताऊं पहली बात तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैं डिटेल में बता रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें, बट डिटेल में ना बताऊं, मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो सीधा मैं बताऊं इनपुट ये होता है, आउटपुट ये होता है, आप एंट्री करना शुरू कर दो, आपको लगे जिंदगी बड़ी आसान है। बट हम यहाँ पे आए हैं किस चीज के लिए, आपको बनना है एक अकाउंटेंट, और सिर्फ नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं, एक्सपर्ट अकाउंटेंट। तो एक्सपर्ट अकाउंटेंट को हर चीज पता होनी चाहिए ना, मतलब हर चीज तो फिर भी मेरे को भी नहीं पता होगी हर चीज, बट जितनी चीजें मुझे पता है कोशिश कर रहा हूं कि उतनी चीजें तो एटलीस्ट आपको बता दी जाए जितनी आपको नीड है। ठीक है, और अगर किसी को लगता है कि भाई ये चीजें तो मुश्किल है,
तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मुश्किल सिर्फ वही होता है जब आपकी उम्र हो गई है और आप घर पे पैसा लेके नहीं जा रहे। मुश्किल वही होता है जब आपके घर वाले आपको उम्मीद से देखते हैं कि आज तो पैसा लेकर आया होगा और आपके पास पैसे नहीं होते उस टाइम पे, और आप जाके घर पे चुपचाप इंस्टाग्राम पे रील चलाने लगते हैं। वो मुश्किल होता है। जब आपकी उम्र नहीं है, जब तक आप पैसा नहीं लेके जाते अच्छी बात है, बट जब आपकी उम्र हो गई तो आपको पैसा लेके घर पे जाना पड़ेगा, वो सबसे मुश्किल चीज होती है। अब अभी तो आसान चीज कर रहे हैं हम, आसान चीजें कर लो, 6 महीने बाद तुम भी घर पे पैसे लेके जाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, पैसे दिया बदले में 1 लाख रुपए दिया आज, और फ्यूचर आपसे 1 लाख ले लिया, इस पे कोई जीएसटी नहीं आ रही, गवर्नमेंट कह रही है इस पे कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन जो 10,000 फालतू ले रहे हो वो तो भाई ब्याज है, वो तो इंटरेस्ट है, वो पैसा नहीं है। वो पैसे को देने, आप तो बोलोगे पैसा ही है, लेकिन भाई पैसे को यूज करने के लिए जो पैसा लिया, गवर्नमेंट ने बोला भाई ये जीएसटी, इस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि ये सर्विस है। आप समझ आ रहे हैं? मैंने 1 लाख दिया, 1 लाख लिया होता कोई सर्विस नहीं दे रहा हूं, लेकिन 1 लाख दे के 1,10,000 ले रहा हूं, तो 10,000 फालतू किस लिए ले रहा हूं? क्योंकि आपने मेरे पैसे यूज किए, तो यूज करना जीएसटी आ जाएगा, यानी ये सर्विस है। समझ आ गया? सिंपल वर्ड में मैं बोलूं, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा, बात खत्म। इंटरेस्ट क्या है आपका? सर्विस है, आपने सर्विस दी है किसी को और इस पे जीएसटी आएगा। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो देखो यहां पे लिख भी दिया है मैंने, इंक्लूड सेपरेट कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी, यानी आपने पैसे को यूज करने के लिए अगर कुछ अलग से दिया है, सिंपल वर्ड में इंटरेस्ट, पैसे को यूज करने के लिए अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो उस पर जीएसटी आ जाएगा। क्योंकि मैं देखता था, मेरे पास जो स्टूडेंट आते थे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उनको यही होती थी, कहते थे भैया पैसा तो जीएसटी नहीं, पैसा तो सर्विस नहीं है ना, गुड्स है, तो उस पर तो जीएसटी आना नहीं चाहिए, तो इंटरेस्ट पे जीएसटी क्यों लग रहा है? ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, यूज ऑफ मनी, मनी को यूज करने के लिए अगर आप कुछ देते हो यानी इंटरेस्ट देते हो तो उस पर जीएसटी आता है। समझ आ गया? दूसरी चीज सुनो, 10,000 जिसको मिल रहा है वो सर्विस दे रहा है, तो सेलर वो है, तो वो जीएसटी पे करेगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं जरा, थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को। अच्छा, थोड़ा सा और आपको आइडिया दे दूं, गवर्नमेंट इतनी भी निर्दयी नहीं है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है हमारी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई नॉर्मल इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ने बोल रखा है ये है तो जीएसटी, लेकिन हम इस पे छोड़ देंगे जीएसटी, अभी गवर्नमेंट नहीं ले रही। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट अभी इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं ले रही, वैसे है क्या ये सर्विस। अब आप कहोगे यार इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो? पहले आप बोल रहे हो ये गुड्स है, ये सर्विस है, और फिर बोल रहे हो कि भाई इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान से सुनो, पहले तो मैकेनिज्म समझ लो, जीएसटी काम कैसे करता है। गवर्नमेंट ने बोला, जैसे ये पूरा एक बड़ा एरिया है, इंडिया में कुछ भी बेचो खरीदो, गवर्नमेंट ने बोल दिया इस पे जीएसटी आ जाएगा, लेकिन बस पता होना चाहिए ये गुड्स है या ये सर्विस है। अगर ये गुड्स है तो जीएसटी आ जाएगा, अगर वो सर्विस है तो भी जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने बोला, ध्यान से सुनो, पहचान लोगे क्या होगा गुड्स, क्या होगा सर्विस। फिर गवर्नमेंट बोली कि देखो भाई कुछ चीजों को हम लेकिन फिर भी छोड़ देंगे, उस पर जीएसटी नहीं लेंगे। जैसे अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट तो गरीब आदमी देता है, भाई लोन कौन लेता है, ब्याज कौन लेता है, नॉर्मली गरीब आदमी। अब गरीब आदमी ऐसे ही परेशान है और वो ब्याज ले रहा है, और ब्याज पे आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो, जीएसटी भी ले रहे हो, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला सुनो भाई, अगर बैंक से लोन ले रहे हो आप और उस पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो इस पे हम जीएसटी छोड़ दे रहे हैं अभी के लिए। वैसे ये सर्विस है, अगर कोई आपसे पूछेगा क्या ये सर्विस है, इस पे जीएसटी आना चाहिए, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेशली गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट दी रखी है कि भाई हम इन सबको छोड़ देंगे, इस पे जीएसटी नहीं लेंगे। उनमें से एक गवर्नमेंट ने बोल दिया हम इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आप क्रेडिट कार्ड सुना है किसी ने, आप बोलोगे हमारे पास है भी, तो देखो क्रेडिट कार्ड अमीर लोगों के पास होता है, पता है ना आपको। किसी गरीब के पास क्रेडिट कार्ड देखा है कभी आपने? गरीबों के पास नहीं होता, मैं नॉर्मली बता दूं, 25,000 से ऊपर सैलरी होती है तभी आप क्रेडिट कार्ड बनाते हो, अनलेस आप फ्रॉड करो वो अलग बात है, बट नॉर्मली 25,000 से ऊपर की सैलरी वाले के पास ही बनता है क्रेडिट कार्ड। तो कहते हैं भाई अमीर लोग हैं। अब क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोन लेते हो, पता है ना क्रेडिट कार्ड से भी लोन मिलता है। भाई क्रेडिट कार्ड आपने स्वाइप किया, 1 लाख की चीज है, आपने स्वाइप कर लिया, पेमेंट करोगे 24 मंथ में ईएमआई पे, पता है ना, तो ये आपने लोन ले लिया, लोन ले लिया तो इस पे इंटरेस्ट देना है। क्या इस इंटरेस्ट पे भी गवर्नमेंट ने जीएसटी छोड़ दिया? नहीं, गवर्नमेंट कह रही है भाई इस इंटरेस्ट पे तो जीएसटी लेंगे हम। समझ आ गया? अब आप कहोगे क्या हमें ये याद रखना है, क्या इतनी डिटेल में हमें याद रखना पड़ेगा? नहीं भाई, इतनी डिटेल में आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। और कितनी चीजें हैं ऐसी जिस पे गवर्नमेंट ने अलग से छोड़ दिया? बहुत सारी चीजें, 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा चीजें, बट क्या सारी चीजें आप याद रख सकते हो? नहीं। तो इसीलिए मैं वो जो आपके लाइफ में जो रेगुलर बेसिस पे आएंगी चीजें, उनको मैं बताते रहूंगा कि भाई ये तो याद रख लो। जैसे मैंने अभी जमीन के बारे में बता दिया आपको कि भाई वैसे जमीन सर्विस है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नहीं लेती, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी रियल लाइफ में बहुत बार आएगा। सेम इसी तरह इंटरेस्ट आपके रियल लाइफ में बहुत बार आएगा, तो मैंने ये बता दिया। अच्छा, कुछ चीजें और बता देता हूं, जैसे गवर्नमेंट ने बोल रखा है एम्बुलेंस पे हम जीएसटी नहीं लेंगे, एम्बुलेंस से सर्विस लेते हैं, बेचारा कोई परेशान है, बेचारा कोई मर रहा है,
और एम्बुलेंस वाला बोले देख, एम्बुलेंस वाले बोले जल्दी ले चल मेरे को, एम्बुलेंस वाला बोले 1000 रुपए प्लस 180 रुपए जीएसटी, तो आपको दुख होगा भाई, गरीब आदमी है, या गरीब हो या अमीर हो कोई भी, मरते टाइम तो मत लो जीएसटी। तो इसीलिए वहां पे जीएसटी मना कर दिया गया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां गवर्नमेंट ने जीएसटी मना कर रखा है, लेकिन वो आपको क्या याद होनी चाहिए, देखो मैं आपको बताऊं, कुछ तो याद होनी चाहिए जो मैं आपको बता दूंगा, ये याद कर लेना, कुछ चीजें याद नहीं भी हो तो चलेगा, समझ आ गया। जैसे अब एक और बता देता हूं, हेल्थ केयर सर्विस, कभी आप गए हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कितनी फीस मांगता है, मैं तो अभी रोज ही जा रहा हूं, मेरे पैर में दिक्कत है, आपको पता लग गई जो मेरे को, तो मैं डेली जाता हूं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। कभी ऐसा हुआ डॉक्टर बोले 500 प्लस जीएसटी, ऐसा पैसा नहीं, डॉक्टर हमेशा सिर्फ आपसे क्या लेता है, फीस, क्योंकि डॉक्टर की सर्विस पे जीएसटी छोड़ दिया गया। डॉक्टर भी तो आपको सर्विस दे रहा है, पता है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी जीएसटी पे, उस पे जीएसटी नहीं लगाया। गवर्नमेंट ने कहा भाई डॉक्टर की फीस और महंगी हो जाएगी, समझ आ गया। सेम इसी तरह नमक, नमक सुना है, सॉल्ट, नमक, नमक आप खरीदते हो तो नमक तो गुड्स है, बट गवर्नमेंट ने उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया, नील रेट लगाया, यानी 0%। गवर्नमेंट कह रही है भाई नमक पे भी हम जीएसटी नहीं लेंगे आपसे, क्यों, सीधी सी बात है, नमक तो अब मैं मान लेते हैं मैं अमीर हूं, तो क्या मैं 1 किलो नमक खाऊंगा डेली, भाई अमीर भी उतना ही नमक खाएगा और गरीब भी उतना ही नमक खाएगा। तो एक चीज समझ जाओ भाई, पहले तो आपको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में डिटेल में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्या होता है गुड्स, क्या होता है सर्विस। लेकिन हर गुड्स और हर सर्विस पे गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लिया, कुछ जगह पे गवर्नमेंट ने छोड़ भी दिया, समझ आ गया। तो अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया, क्या अभी तक जो चीजें मैंने बताई याद रखनी है, नहीं भाई याद मत रखो, कोई बात नहीं चलेगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, तभी तो आप आगे जाके काम करोगे जीएसटी में, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें जहां गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होती है, क्लियर है। अब बात करते हैं जरा, एक और सर्विस होती है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। कभी आप में से कोई गया विदेश घूमने, बोलो कैसी बात कर रहे हो, आप गए हो, पहले ये बताओ। मैं भी नहीं गया कभी, गरीब आदमी हूं। तो मैं एक बात बताता हूं, मान लेते हैं कि मैं, ऐसे समझते हैं मैं इंडिया में रहता हूं और किसी वजह से मेरे को इंग्लैंड में जाने को मिल गया। तो आपको पता है कभी जब आप इंग्लैंड में जाओगे तो कैसे जाओगे, आप बोलोगे ट्रेन से, वो कह रहा है ट्रेन से, ट्रेन से थोड़ा ना जाओगे, आप कैसे जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे मान लेते हैं, या किसी भी तरीके से जा रहे हो, आप पानी वाले जहाज से जा रहे हो, बट गांधी जी वाले नोट लेके जा सकते हो वहां पे, नहीं, आप चेंज कराओगे, मान लेते हैं आपने चेंज करा लिया, चलो वापस इंग्लैंड से घूम के आ रहे हो, और वहां इंग्लैंड में जो नोट चलते हैं वो बच गए, कुछ डॉलर बोल सकते हो, यू पाउंड चलते हैं शायद, ठीक है, तो जो भी चलते हो, डॉलर बोल दो, पाउंड बोल दो, कुछ भी बोल दो, वहां से आप वापस आ रहे हो, आपके पास मान लेते हैं पाउंड ही ले लेते हैं हम, मान लेते हैं आपके पास 1000 पाउंड बच गया, ध्यान से सुनना, 1000 पाउंड बच गया, और अभी मैं मान के चल रहा हूं कि 1 पाउंड का इंडियन रुपीज में रेट चल रहा है 100 रुपए, मतलब आप अगर 1 पाउंड दोगे तो बदले में मिल जाएगा कितना, 100 रुपए, मैं रफली मान के चल रहा हूं। अब इंडिया में आओगे तो पाउंड कोई काम का नहीं है, 1-2 फोटो आप रख सकते हो, फोटो दिखाने के लिए लोगों को, या 1-2 सिक्का रख लो, बाकी तो आप क्या कहोगे, कन्वर्ट कर लेते हैं इंडियन रुपीज में। अब कन्वर्ट करने के लिए वहां पे बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं, पता है ना, और आपने उनको 1000 पाउंड दिया, अब उसने क्या बोला, सर इस पे जो रेट चल रहा है ना 100 रुपए चल रहा है, 100 रुपए 1 पाउंड का, तो आपको कितने रुपए मिलने चाहिए बताओ, 1 लाख, 1 लाख रुपए, वो आपका 1000 पाउंड रखे और आपको कितना दे दे, 1000 पाउंड इंटू 100 रुपए, 1 लाख रुपए दे दे, बट क्या 1 लाख देगा वो, आप बोलोगे भाई 1 लाख थोड़ा ना देगा वो, हो सकता है 98,000 दे, हो सकता है 97,000 दे, कुछ भी देगा, 2-3 हजार तो काटेगा। तो जो काट रहा है वो क्या ले रहा है, कमीशन, 2,000 या 3,000 जो भी पैसे काट रहा है वो आपसे क्या ले रहा है, कमीशन। बताओ क्या इस पे जीएसटी आएगा, भाई आखिर पैसे दे के पैसे ही तो ले रहे हो, बट बीच में कमीशन कट गया ना, इस कमीशन पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, इस कमीशन पे, भाई पैसे के बदले पैसे ले रहे हो, आज मैंने उसे 1 लाख 1000 पाउंड दिए होते, उसने 1 लाख पूरे दे देते, मान लेते काटता नहीं वो कुछ भी, तो फिर क्या हो गया बताओ जरा, भाई आपने पूरे पैसे दिए, पूरे पैसे ले लिए, पैसे दिए पैसे लिए, जीएसटी की बात ही नहीं आएगी। जीएसटी की बात कब आती है, जब बीच में आपने इंटरेस्ट ले लिया, बीच में आपने कमीशन ले लिया, तो कमीशन पे इंटरेस्ट देना, जीएसटी देना पड़ेगा, या फिर जो बीच में इंटरेस्ट लेता है उस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, समझ आया। तो एक क्लियर है ये पॉइंट की नहीं। नॉर्मली सबसे ज्यादा डाउट लोगों का इसी में आता है कि भाई पैसा अगर जीएसटी नहीं, पैसे पे, पैसा ना गुड्स है ना सर्विस है, तो जीएसटी कहां से आ जाता है, तो पैसे पे नहीं आता, इंटरेस्ट पे आता है, पैसे पे नहीं आता, कमीशन पे आता है। अगर बीच में अगर आपने पैसे लेने के लिए कमीशन लिया तो उस कमीशन पे आता है। जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि एक बात बताओ आप, अगर मैं शेयर बेचता हूं तो उस पर मैंने जीएसटी दिया है, मैंने बिल देखा है, तो देखो शेयर बेचने पे कभी जीएसटी नहीं लगा होगा, शेयर बेचते समय जिसके थ्रू बेचा होगा उसने कमीशन लिया होगा ना बीच में आपसे,
तो कमीशन पे उसने जीएसटी लगाया होगा, आपके बिल में वही दिखा होगा। समझ आ गया? मान लेते हैं आप शेयर बेचते हो तो कमीशन तो लेता है ना कोई। ये जो जितने भी आप आजकल ऐड देते हैं, सबसे ज्यादा ऐड किसका देता है? किसका? ग्रो का। ग्रो का भी ऐड देता है। अप स्टॉक बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, अप स्टॉक। तो ये सारे बैठे होते हैं किस लिए? कमीशन लेते हैं ना, तो कमीशन पे जीएसटी आता है। समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? क्या होता है गुड्स, क्या होता है सर्विस। हम बहुत ज्यादा लंबा ले गए इसे, इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं थी, बट आपको समझ आना चाहिए। समझ आ गया या कोई डाउट है? क्लियर है? आप क्या होता है गुड्स, क्या होता है सर्विस। अब बात करते हैं यही बात जो अभी तक हम कर रहे थे, क्या जीएसटी सारी चीजों पे लगता है? अभी तक आप बोल रहे हो ना, कोई चीज गुड्स बन गई या कोई चीज सर्विस बन गई तो उस पर जीएसटी आ जाएगा। तो क्या जीएसटी सारी चीजों पे लगता है? तो देखो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब जो गुड्स और सर्विस नहीं पूछेगा आपसे, डेफिनेशन नहीं पूछेगा जीएसटी में इंटरव्यू में, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो अच्छे से समझना इस बात को। क्या जीएसटी सब चीजों पे लगता है? तो पहली चीज मैं आपको बताता हूं, एल्कोहल समझते हो? देखा तो नहीं होगा कभी तुमने, लेकिन एल्कोहल होता है लिकर। लिकर समझते हो? अब बोलोगे सिंपल वर्ड में बोल दो, दारू। दारू समझते हो? बियर समझते हो? ठीक है, अल्कोहल जिसे बोलते हैं, उस पे जीएसटी नहीं आता। अब आप बोलोगे भाई क्यों, ऐसा क्यों है, और क्या ये इंटरव्यू में पूछा जाता है? हाँ, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आपको पता है कभी कोई भी एक्ट कैसे आता है? आप जीएसटी पे ना करो, मान लेते हैं मैं जीएसटी पे नहीं कर रहा, क्या होगा? क्योंकि जीएसटी एक्ट बना हुआ है, पता है ना आपको? जीएसटी एक्ट बना हुआ है, इसके लिए समझता है, एक्ट बन गया है तो अब मुझे जेल में भी हो सकती है कि मैं जीएसटी पे नहीं कर रहा, जीएसटी की चोरी नहीं कर रहा, चोरी कर रहा। यानी कि कोई एक्ट बन जाता है, कोई चीज अगर एक्ट बन जाती है, कानून बन जाता है, समझ आता है ना? कोई चीज अगर कानून बन जाता है, उसके बाद आप तोड़ते हो, तो आपने बोला कानून तोड़ा है, और कानून तोड़ा है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर जेल जाना पड़ेगा, जैसा कुछ है। अब मैंने किसी छोटे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, तो अगर इसके ऊपर कानून बना होगा तो मेरी जेल हो सकती है, कानून नहीं बना तो मेरे को जेल नहीं होगी। क्या जीएसटी के ऊपर कानून बना है? हाँ, जीएसटी एक्ट। अच्छा, कोई भी कानून कैसे बनता है बताओ जरा, कोई आइडिया देगा किसी को पता हो तो? पार्लियामेंट में पास होता है। पार्लियामेंट में पास होने कैसे जाता है वो कह रहा है भाई लोकसभा राज्यसभा, वो ठीक है, लेकिन बनता कैसे? देखो जैसे मान लेते हैं मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, तो मैं बनाऊंगा उसे, जीएसटी बिल बोलते हैं उसको। जन लोकपाल बिल सुना है किसी ने? नहीं सुना होगा, चलो छोड़ो। मान लेते हैं मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, तो मैंने क्या किया, उसको लिख दिया सारा कुछ कि भाई ये कानून बनना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। तो उसको जो मैंने लिखा है, अभी तो सिर्फ लिखा गया है, तो उसे बोला जाता है ये जीएसटी बिल है। समझ आ गया? जीएसटी का बिल। फिर इसे क्या किया जाता है, पार्लियामेंट में लेके जाया जाता है। पार्लियामेंट में, अब पार्लियामेंट में आपको पता है एक सेंटर का बंदा होगा और बाकी सारे स्टेट के होंगे, ऐसा ही होता है। बाकी सारे हर स्टेट के, जैसे अब इंडिया में अगर 29 स्टेट हैं तो 29 स्टेट के एक एक बंदे बैठे होंगे, पता है ना सबको ये बात। अब वोटिंग होती है कि भाई ये बिल पास करना है कि नहीं, तो सब हाथ उठाते हैं, ऐसे ही होता है। अगर ज्यादा वोटिंग आ गई अप्रूवल में तो अप्रूव हो जाता है, जीएसटी बिल पास हो जाएगा। अब बिल पास होते ही क्या बन जाएगा, जीएसटी एक्ट, पता है ना? और जैसे ही एक्ट बना, अब जीएसटी कानून लागू हो गया। अच्छा, इससे पहले ध्यान से सुनो, जीएसटी एक्ट आने से पहले, जीएसटी बिल आने से, जीएसटी एक्ट आने से पहले होता क्या था? कितने टैक्स होते थे, किसी को आइडिया है कुछ? एक होता था सेल टैक्स, एक होता था सर्विस टैक्स। सुना है किसी ने सेल टैक्स, सर्विस टैक्स? ये सब होता था। एक्साइज ड्यूटी, ये टैक्स के नाम थे। अगर किसी ने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो। ये टैक्स के नाम थे जो इससे पहले होते थे। अब इसमें क्या करती थी गवर्नमेंट, ध्यान से सुनो, जैसे सेल टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट रख लेती थी, सर्विस टैक्स का पैसा मान लेते हैं, बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आप रख लो, एक्साइज ड्यूटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट आप रख लो, ऐसा होता था। मतलब कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था और कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था। अब जैसे ही जीएसटी आया, तो मैंने क्या बताया भाई, दो भाग में बटेगा, हर जीएसटी का आधा आधा रेट। और आधा आधा रेट कौन सा? आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिसने पहले पढ़ रखा है उसको बता रखा है मैंने ये सारी चीजें। क्या होता है, आधा पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, आधा पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, उससे पहले की बात बताऊं मैं आपको, आपने कभी अल्कोहल जब खरीदा है तो कितने रुपए की अल्कोहल होती होगी आपके हिसाब से? मान लेते हैं 100 रुपए की अल्कोहल है, वो कह रहा है 490, तो उसको यही पूरा याद है। तो चलो ठीक है, फिर भी मैं ऐसे एक बात बता रहा हूँ, मान लेते हैं 100 रुपए की अल्कोहल है, तो इस पर टैक्स कितना लगता होगा? सारे तरह के टैक्स जोड़ के ना हो सकता है 300 रुपए का टैक्स लगता हो, और वो आपको मिलती है कितने की है? 400। मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, तो लगभग लगभग 300% तक टैक्स, इतना हाई हाई टैक्स लग जाता था। मतलब किसी भी चीज पे बहुत हाई हाई टैक्स। तो दारू, 100 रुपए की दारू जो आज 100 की है, वो गवर्नमेंट कितना उसको बढ़ा के कर देगी 400। और 300 रुपए जब आप खरीदोगे तो 400 में से 100 दुकानदार रखेगा और आपको गवर्नमेंट को कितना देगा? 300। अच्छा, जब जीएसटी आया तो याद है मैंने जीएसटी में कुछ रेट बताए थे, कितने रेट बताए थे मैंने? 0, 5, 12, 18, 28 जो मेन रेट है,
और भी रेट होते हैं बट जो मेन रेट है वो यही है। और इसमें हाईएस्ट रेट कितना था 28। यानी गवर्नमेंट अभी तक जीएसटी जो पूरे इंडिया में लेती है सबसे ज्यादा कितना लेती है 28। अब अल्कोहल पे कितना लिया जाता है 300-300%, 400-400% जीएसटी नहीं लिया जाता, पुराने वाले टैक्स लिए जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब जीएसटी एक्ट आया था तो उसमें लिखा हुआ था अधिक से अधिक आप टैक्स ले सकते हो 40%, यानी किसी भी चीज का मैक्सिमम टैक्स कितना ले सकते हो 40%। जीएसटी में कोई भी चीज अगर है तो उसका मैक्सिमम टैक्स कितना होगा 40 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, ये जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनो, अब जैसे ही अल्कोहल आया, जैसे ही जीएसटी आया तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, एक गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक कोई स्टेट गवर्नमेंट, उसको बड़े नुकसान दिखी। सबसे पहला नुकसान उसको क्या दिखा कि भाई जीएसटी आएगा, जैसे ही जीएसटी आएगा, पहली बात तो अल्कोहल पे मैक्सिमम कितना टैक्स ले सकते हैं हम 40, दारू पे कितना टैक्स होगा मैक्सिमम 40, अभी कितना लेते हैं 300 400, पहले तो एक नुकसान दिख रहा है। अच्छा दूसरी चीज, 40 में भी कितना स्टेट ले जाएगी 20, और सेंट्रल को 20, सेंट्रल 20 को 20 चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना रह जाएगा 20। लेकिन रियल में क्या होता है, अभी क्या होता है, जो सेल टैक्स होता है, सेल टैक्स पूरा कौन रखती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट पहले 200 से 300% रखती थी और अब कितना मिलेगा इसको सिर्फ 20%। तो स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत थी। अब आपको पता है मोदी जी की बात कोई मना नहीं करता, मोदी जी लेकर आए थे मतलब पार्लियामेंट में जब अप्रूव कराने के लिए, तो भाई जितने भी बैठे हुए हैं स्टेट वाले वो सारे के सारे मोदी जी के ही हैं, जान पहचान, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा वोट किसको मिला था मोदी जी को, तो सबसे ज्यादा जो बंदे बैठे हुए थे वो सारे मोदी जी के थे। तो उन्होंने बोला हम सर हम अप्रूव कर रहे हैं, कोई बात नहीं जीएसटी ले आओ, लेकिन जीएसटी में दारू को मत लेकर आओ, यानी दारू पे पुराने वाले टैक्स लगने दो, हम चलेंगे, हमें चलेगा, पुराने वाले टैक्स दारू पे लगने दो, क्योंकि हमें बड़ा नुकसान होने वाला है। आप पहली बात तो दारू पे अधिक से अधिक कितना टैक्स लोगे 40, अभी हम ले रहे हैं 200-300। दूसरा दिक्कत, आधा आप ले जाओगे, मोदी जी आधा ले जाएंगे और आधा ही मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भाई दारू को अगर आप हटा दो तो हम अप्रूव कर देंगे। तो अगर आप बोलो कि जीएसटी मत लगाओ दारू पे तो अप्रूव कर देंगे, तो उस टाइम पे बात हो गई ठीक है भाई दारू पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, समझ आ गया। इसी वजह से दारू पे जीएसटी नहीं लगता। अब आप बोलोगे कौन सी दारू, कभी आपने कप सिरप पी है, कप सिरप, तो उसमें भी दारू होती है पता है, पी के मजा आ जाता है, तो कई लोगों को मजा आता होगा। तो नॉर्मली जो कफ सिरप होता है या कई सारी दवाइयां होती है उसमें अल्कोहल मिला होता है, कई सारी दवाइयों में अल्कोहल मिला होता है। तो ध्यान रखना, अगर अल्कोहल आदमी पी रहा है, अल्कोहल दारू यानी दारू आदमी पी रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पुराने वाले टैक्स लगेंगे। लेकिन अगर अल्कोहल किसी और चीज के लिए यूज हो रहा है, जैसे दवाई बनाने के लिए या फिर किसी और रीजन से यूज हो रहा है, वैसे केस में क्या बनेगा, उस पे जीएसटी लगेगा। यानी जो जीएसटी नहीं लगाएगी, किस पे नहीं लगाएगी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो आदमी पीते हैं, अगर उनके लिए जीएसटी नहीं लगेगा, समझ आ गया। तो उनके लिए कौन सा टैक्स लगेगा, वही पुराने, कौन से, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेंट्रल सेल टैक्स। अब ये क्या होता था वो हम बाद में, हमें पढ़ना ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं, आपको क्या पढ़ना है सिर्फ जीएसटी। बट कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई साहब जीएसटी किस पे नहीं लगता, तो उनमें से एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अल्कोहल। अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि भाई स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान होने वाला था, इससे स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान होने वाला था, टैक्स रेट कम लेती, इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हम जीएसटी अल्कोहल पे मत लगाओ, समझ आ गया। अच्छा क्या सिर्फ अल्कोहल को ही छोड़ा गया, नहीं भाई, और भी चीजों को छोड़ा गया। ध्यान से सुनो, पेट्रोल, अभी आप जाते हो कभी पेट्रोल लेने जाते हो आप, तो आपको पता है पेट्रोल, आपने न्यूज भी अगर सुनी होगी कि भाई 30 रुपए का तो गवर्नमेंट खरीद के ला रही है, सुना है आपने, और हमें 100 रुपए का बेच रही है, सुना है कि नहीं, ये न्यूज सुना है। तो लगभग कितना गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, 200% पेट्रोल पे भी लेती है। तो पेट्रोल से भी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा कमाई किससे होती है, अल्कोहल बेचने से सबसे ज्यादा। आपको याद है कोविड में जब बंद हुआ था सब कुछ, तो उस टाइम पे सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने दारू बेचना शुरू की थी, याद है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा टैक्स आता है, तो भाई हमें टैक्स पैसा चाहिए था, तो इसी वजह से दारू बिकना शुरू हुआ था। अच्छा दूसरी चीज क्या, किससे कमाई होती है गवर्नमेंट की, पेट्रोल से। पेट्रोल से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, 200% टैक्स लेती है गवर्नमेंट। अब ध्यान से सुनो, दारू के रेट महंगे कर दो, आज तक कभी किसी को देखा है बाहर जाके विरोध करते हुए कि दारू कैसे महंगी करती, कभी कोई विरोध नहीं होता। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला इस पे तो हम जीएसटी लाएंगे ही नहीं, इसको तो भूल जाओ, इस पे हमेशा वही चलेगा पुराना वाला। लेकिन पेट्रोल में तो विरोध होता है। आपने सुना है कि बोलते हैं, कई बार न्यूज में आता होगा कि भाई पेट्रोल पे अगर जीएसटी आ जाए तो पेट्रोल 50 रुपए तक आ जाएगा, 50 रुपए तक, सुना है कि नहीं, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। 30 रुपए का पेट्रोल है मान लेते हैं, मैं रफली बोल रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा कहो, 30 रुपए का पेट्रोल है मान लेते हैं, और उस पर मैक्सिमम कितना टैक्स ले पाएगी गवर्नमेंट, 40%, 40% से ज्यादा ले ही नहीं सकती, तो ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएंगे। अच्छा अभी कितने टैक्स लग रहे हैं, बहुत सारे टैक्स लग रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है, और सारा जोड़ जाड़ के कितना है, करीब करीब 200%, इसकी वजह से बहुत हाई रेट है। अब गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई हम जीएसटी में पेट्रोल तो लेकर आएंगे, हम पेट्रोल के रेट कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है अभी हमारे पास पैसे नहीं है,
जब जीएसटी आया था, कब आया था 2017 में, तो गवर्नमेंट कह रही है हमें ना पैसे चाहिए, इसीलिए अभी हम पेट्रोल पे पुराना वाला टैक्स ही लगाएंगे 200% के हिसाब से। फ्यूचर में जिस दिन हम नोटिफाई करेंगे, गवर्नमेंट फ्यूचर में जिस दिन बोल दी, जिस दिन मोदी जी ने आके बोल दिया कि मित्रों आज से पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा, उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लगने लगेगा और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। क्या ये इंटरव्यू में पूछा जाता है? हाँ, हमारे कई सारे स्टूडेंट का इसके ऊपर इंटरव्यू पूछा गया है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, अगर आप 15,000 तक की जॉब के लिए जाते हो तो भूल जाओ, फिर इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। बट मैं सिर्फ 15,000 के लिए तो तैयारी नहीं कर रहा आपको, भाई आप हो सकता है 25,000 के लिए जाओ, एमएनसी में जाओ, बड़ी कंपनी में जान जाओ, 30,000 की जॉब के लिए आप जाओ। तो जब एमएनसी में आप जाते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वहां पे थोड़ा सा वो चाहते हैं कि आपकी एक्सटेंडेड नॉलेज हो, आपको पता हो ये सारी चीजें, तभी वो पूछते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई और आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। क्या जीएसटी सारी चीजों पे लगता है? तो मैंने थोड़ी सी कहानी भी बता दी कि क्यों नहीं लगाते, ताकि आपको याद रहे। क्या जीएसटी सारी चीजों पे लगता है? तो देखो 2 चीज तो अभी मैंने आपको बताई। एक मैंने क्या बताया, एल्कोहल पे जो ह्यूमन पीता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल होती है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा उस पे कौन सा टैक्स लगेगा? पुराने वाले जो टैक्सेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं और बहुत हाई टैक्स हैं, उससे गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। याद रहेगा ये पॉइंट। दूसरी बात मैंने क्या बताया, पेट्रोल पे भी अभी क्या है, पुराने वाले टैक्स ही लग रहे हैं, जीएसटी नहीं लग रहा। अब आप बोलोगे कि क्या लगेगा, फ्यूचर में लगेगा? हाँ, गवर्नमेंट ने बोल रखा है, क्योंकि विरोध करते हैं ना लोग। भाई अल्कोहल के लिए कोई विरोध नहीं करता, वो कहते हैं कि भाई महंगा कर दो, 400 की पीता हूं तो 500 की पी लूंगा, लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन क्या कोई बोलता है कि भाई 400 का तेल डलवाता हूं तो 500 का डलवा लूंगा? नॉर्मली नहीं बोलते लोग, कुछ लोग बोलते हैं, बात अलग है, बट नॉर्मली नहीं बोलते लोग। और लोग क्या कहते हैं, भाई जो पेट्रोल के रेट हैं वो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, तो उसको क्यों नहीं जीएसटी में ला रहे? तो गवर्नमेंट ने बोला फ्यूचर में जिस दिन हम नोटिफाई करेंगे, ध्यान से सुनना, फ्यूचर में गवर्नमेंट जिस दिन नोटिफाई करेगी कि आज से पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा, उस दिन से लगने लगेगा। अब बात आती है कि भाई किसकी बात कर रहे हो आप? पेट्रोल की बात कर रहे हो। पेट्रोल देखो मैंने यहाँ पे 5 चीजें लिखी है ना, ध्यान से सुनना, ये पेट्रो के प्रोडक्ट हैं, ये पांचों के बता देता हूं, पांचों के बारे में। पेट्रोलियम क्रूड क्या होता है? कच्चा तेल। इन पांचों पे नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ये पेट्रोल मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये पांचों की बात कर रहा हूं। कच्चा तेल पता है ना, पहले कच्चा तेल लेकर आते हैं, उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, पता है ना? पता है कि नहीं? ये बात नहीं पता तो कोई बात नहीं, कच्चा तेल होता है एक, बस इतना ध्यान रख लो। दूसरा क्या होता है? हाई स्पीड डीजल, सुना है ना? डीजल, गाड़ियों में डीजल डलता है। और क्या गाड़ियों में डलता है? पेट्रोल, जिसे बोलते हैं मोटर स्पिरिट, मोटर स्पिरिट पेट्रोल। अच्छा तो अभी तक मैंने 3 चीज बता दी, कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल। इसके साथ साथ और क्या? नेचुरल गैस यानी सीएनजी। और फिर एक मैं बता रहा हूं, एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल क्या होता है? जो एरोप्लेन में डलता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ। तो टोटल इन पांचों चीजों को बोला गया पेट्रो के प्रोडक्ट हैं ये, और इन पे अभी जीएसटी नहीं लगा रही गवर्नमेंट, फ्यूचर में लगाएगी, जिस दिन नोटिफाइड कर दी गवर्नमेंट ने, जिस दिन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया उस दिन से लगने लगेगा। समझ आ गया? अब आप कहोगे याद कैसे रखेंगे, क्या याद रखना जरूरी है? हाँ, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो कैसे याद रखोगे एक बार ध्यान से सुन लो। आपको टोटल 5 चीजें पेट्रो के प्रोडक्ट के, टोटल कितने हैं? 5। कौन कौन से? पहले तो कच्चा तेल से ही सब कुछ बनता है, तो पहले कच्चा तेल, और फिर गाड़ी 3 चीजों से चलती है, वो 3 चीज कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। गाड़ी इनसे चलती है, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, आप नेचुरल गैस बोल सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गई। और एक जिससे एरोप्लेन चलता है, एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो टोटल 5 चीजें हैं, कच्चा तेल, और गाड़ी जिससे चलती है 3 चीजें, और एरोप्लेन जिससे चलता है 1। समझ आ गया? तो इस तरीके से क्या इन चीजों पे गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी नहीं लगा रखा। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब आपके मन में एक बात आएगी कि क्या और भी चीजें? हाँ भाई, शेड्यूल 3 सुना है किसी ने? शेड्यूल 3 नहीं सुना तो मैं बता देता हूं, नेगेटिव लिस्ट है। गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट लिख दी, 8-9 आइटम है, गवर्नमेंट ने ये लिस्ट लिख दी कि भाई इन पे भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। जैसे मैं एम्बुलेंस की सर्विस बता रहा था, याद है? एम्बुलेंस पे नहीं लगाएगी। और मैं क्या बता रहा था आपको? गवर्नमेंट उस पे भी नहीं लगाएगी, क्या नाम है, जमीन का बता रहा था मैं आपको, जमीन अगर आप खरीदते हो तो उस पे भी नहीं लगाएगी, वो भी शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। तो ऐसे कुछ 8 आइटम है जिसको शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, और मैं एग्जैक्ट आपको पढ़ाऊंगा ये सारा। ठीक है, ये पूरे 8 आइटम मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले टैली कंप्लीट कर लेंगे, हम बेसिक जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं क्या कह रहा था कि मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं, पूरा हम जीएसटी ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं कि कैसे कैसे जीएसटी काम करता है। तो इसीलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो ये 8 लिस्ट है, बहुत आसान आसान है, तो 8 मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे कैसे कहां कहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसके बाद ध्यान से सुनो, एक तो ये हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया एग्जाम्पशन लिस्ट। एग्जाम्पशन लिस्ट मतलब 100 से 200 आइटम और आगे, जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया इस पे भी हम जीएसटी नहीं लेंगे, एग्जाम्पशन दे दिया उनको। एग्जाम्पशन मतलब छूट दे दी। जैसे मैं अभी इंटरेस्ट वाली बात बता रहा था, याद है? तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे भी छोड़ दे दिए। वैसे ही हेल्थ केयर सर्विस होती है ना, हेल्थ केयर सर्विस, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो आप,
तो डॉक्टर के पास भी उस पर भी छूट दे दी। ऐसे ही और भी चीजें होती हैं, जैसे एजुकेशनल सर्विस, एजुकेशन वाली सर्विस गवर्नमेंट ने उसमें भी छूट दे दी। अब आप बोलोगे क्या ये सारी चीजें हमें याद हो सकती हैं, पॉसिबल है? तो मैं आपको बताऊं, देखो हर चीज तो याद हो ही नहीं सकती, 100-200 आइटम तो मुझे नहीं याद है, आपको कहां से याद होंगे। लेकिन आपको क्या क्या चीज करना है, एक तो ये तो याद रखना है, जीएसटी किस पे नहीं लगता है? अल्कोहल पे। कब लगेगा? कभी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट का अभी कोई प्लान ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्यों सस्ता करेगी पेट्रोल को, वो सॉरी अल्कोहल को, क्या फर्क पड़ रहा है? दूसरा चीज, जीएसटी किस पे नहीं लगता? पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट पे नहीं लगता। अच्छा, कभी नहीं लगेगा? फ्यूचर में लगेगा, ये गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि लगेगा। जब गवर्नमेंट को लगेगा हमारे पास पैसे ज्यादा हैं तो गवर्नमेंट लगा देगी, जब टैक्स कम लेना है तो। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, मैं क्या कह रहा हूं। तीसरी चीज क्या, और इन दोनों को छोड़ के बाकी सब पे लगता है? नहीं भाई, कुछ लिस्ट दे रखी है गवर्नमेंट ने, 8 लिस्ट, ये आपको याद रखने होंगे आगे चल के, जब मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान आसान 8 हैं, वो 8 पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर कुछ लिस्ट है एग्जाम्शन की जिसमें 100-200 आइटम है, क्या वो 100-200 याद रखने? नहीं। कितने याद रखने हैं भी? 7-8 तो याद रखने हैं, जो आपके रियल लाइफ, जो रेगुलर लाइफ में आपके काम आएंगी। जैसे मैंने बताया डॉक्टर वाला याद रखना है, जैसे मैंने अभी बताया इंटरेस्ट वाला याद रखना है, वैसे ही मैं 3-4 चीजें और आपको बता दूंगा। एक और बता देता हूं अभी, सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता, सैलरी पे भी कोई जीएसटी नहीं लगता। अब आप कहोगे मतलब ये बात तो समझ ही नहीं आई। जैसे मान लेते हैं मैं किसी के पास नौकरी करने गया, तो मैं क्या दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं सामने वाले को, भाई मैं किसी के पास काम कर रहा हूं तो सर्विस ही तो दे रहा हूं, तो उस पर भी जीएसटी नहीं आता। सर्विस तो है ना, गुड्स या सर्विस क्या है बताओ भाई? मैं किसी का काम कर रहा हूं तो सर्विस तो दे रहा हूं ना, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो ऐसे कई सारी चीजों पर गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, तो वो एग्जाम्शन लिस्ट में है। क्या सारी याद रखनी है? नहीं, 7-8 चीजें मैं आपको बता दूंगा और वो आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी, याद रखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें होती हैं निल रेट सप्लाई। अब क्या होता है निल रेट? मतलब गवर्नमेंट ने जानबूझ के कुछ चीजों पे जीरो रेट डाल दिया। जैसे नमक, याद आ रहा है? नमक मैंने अभी आपको बताया था ना, नमक पे गवर्नमेंट लेती है 0% टैक्स, टैक्स ही नहीं लेती गवर्नमेंट, चाहती है नमक सस्ता से सस्ता रहे, आम आदमी भी खरीद सके। तो इसी तरह की कुछ चीजें हैं, टोटल 5 चीजें हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता। 5 तरीके से आप याद रख सकते हो। कौन कौन सा? अल्कोहल, पेट्रो के 5 प्रोडक्ट। अच्छा, 3 चीज और है जिसपे वो गुड्स भी है सर्विस भी है लेकिन जीएसटी नहीं लगता, जो शेड्यूल 3 में लिखे हुए हैं नेगेटिव लिस्ट। क्या याद रखना है? नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, 8 याद रख लोगे तो अच्छी बात है। दूसरा क्या बताया? एग्जाम्शन लिस्ट। कई सारी चीजें गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इस पे भी नहीं लेंगे, इस पे भी नहीं लेंगे, उस पे भी नहीं लेंगे, गरीब आदमी का सोच के। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें सोची है गरीब आदमी को देख के, नहीं तो गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए ना भाई। गरीब आदमी जा रहा है डॉक्टर के पास तो उसको टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां हटा दिया। इंटरेस्ट गरीब आदमी दे रहा है इसलिए वहां से हटा दिया। समझ आ गया? और लास्ट में मैंने क्या बताया? कुछ चीजों को 0% रेट दे दिया गया, यानी उन पे भी टैक्स नहीं लेंगे। क्या ये याद होना चाहिए? देखो भाई क्या ही बताऊं बार बार, बस आप समझ लो, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना अच्छा पैसा फ्यूचर में कमाओगे आप, जितनी कम नॉलेज होगी उतना ही अटक जाओगे। ठीक है, समझ आया? ये चीजें क्लियर हैं या अभी कोई डाउट है? मैं 2 मिनट 3 मिनट रुक रहा हूं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए तो मैं आगे बढ़ता हूं। पूछ लो भाई। आज मैंने 2 चीज बताई, गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होती है, कैसे पहचानोगे। दूसरा बताया कहां कहां टैक्स लगता है, किस किस चीज, हर चीज पे टैक्स लगता है या नहीं। टैक्स जब भी मैं बोलूं तो आप समझ जाना जीएसटी की बात कर रहा हूं। टैक्स जब भी बोलूं तो समझ जाना जीएसटी की बात कर रहा हूं, जीएसटी के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं, लगता है कि नहीं लगता। समझ आया? और बताओ, और कुछ पूछना है आपको? स्पेशली कुछ पूछना है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं एक टॉपिक और खत्म कराऊंगा आज। पूछो भाई, कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ, उस पे जीएसटी लगता है, बैंकिंग सर्विस पे जीएसटी लगता है। जैसे बैंक, आपने कभी देखा है जब बैंक वाले आपसे एटीएम चार्जेस काटते हैं, देखा है आपने? तो 118 रुपए कटता है, अगर आपने मैसेज देखा होगा। तो कितने रुपए कटते हैं? 118 कटता है। आप जाके स्टेटमेंट देखना, 118 रुपए कटा होगा एटीएम चार्जेस। अब मैं बता दूं ये इसमें क्या होता है, 100 रुपए लेते हैं एटीएम के और 18 रुपए उस पर जीएसटी होता है, 118 रुपए काटते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सर्विस पे जीएसटी है, बैंक किसी भी चीज का आपसे पैसा ले रही है उस सब पे जीएसटी लगेगा, इंटरेस्ट का छोड़ के। इंटरेस्ट का छोड़ के, वो भी गवर्नमेंट ने अभी छोड़ रखा है, हो सकता है फ्यूचर में लगाने लगे उस पे भी, अभी एग्जाम्शन लिस्ट में लिखा हुआ है उसे। और कुछ पूछना है? आपने एक चीज बताई थी बैंक में जैसे हम इंटरेस्ट पे नहीं लगता ना, वही बता रहा हूँ। बैंक से अगर लोन ले रखा है आपने, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हो, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो उस पे जीएसटी लगेगा। ये सब अमाउंट में है या कितना भी अमाउंट ले सकते हैं? कितना भी, आप जितना रुपए, जितना का इंटरेस्ट दोगे उस पे जीएसटी। और कुछ? और कोई डाउट है भाई किसी के? पूछ लो, बोर हो गए मुझे पता है, लेकिन आज आखिरी क्लास है जीएसटी की।
जीएसटी को बहुत डिटेल में पढ़ना है, लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, टैली स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। एक दो पॉइंट और है जो मेरे को बताने चाहिए, तभी आपको जीएसटी आगे की समझ आएगी, तो वो पॉइंट मैं बता देता हूँ, लास्ट पॉइंट है। और अगली क्लास से हम क्या करेंगे, सीधा अपना टैली स्टार्ट कर देंगे। अब टैली स्टार्ट करने के लिए मैं पहले तो बता दूं, आप में से जिसके पास अपना लैपटॉप खुद का है वो बिल्कुल लेकर आना, क्योंकि जब आप अपना खुद का लैपटॉप लेकर आओगे तो आप घर पे भी जाके प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे लैपटॉप देंगे तो हम तो दे देंगे, लेकिन हम आपको घर ले जाने नहीं देंगे उसको, तो यहीं पे करना है और यहीं पे प्रैक्टिस करके फिर आपको घर जाना है। तो बेटर है कि आपके पास अगर अपना है तो लेकर आओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, हम डेली बेसिस पे असाइनमेंट देंगे। अभी जैसे मैंने आपको ये सब पढ़ाया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लिस्ट बना के दूंगा आपको, तो उनका उनका जवाब देना है आपको, और जवाब देके फोटो खींच के ग्रुप में ही डालना है, ताकि मुझे पता चले कि भाई एक तो एम्ब्रेसमेंट फील होती है कि भाई मैं कभी डालता ही नहीं सॉल्यूशन, तो वो चीज आपको करनी है, आपको फोटो खींच के डालनी है, और बाकी लोग भी आपका देखेंगे और सबको पता चलेगा कौन सबसे अच्छा जवाब लिख रहा है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे मैं असाइनमेंट करवाऊंगा। असाइनमेंट टैली पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होगा, मैं क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा, इसको सॉल्व करना है आपको टैली के ऊपर, टैली के ऊपर। तो कंटिन्यूस बेसिस पे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे अकाउंटेंट बनोगे। और आपने सुना होगा ना, एक्सपीरियंस के साथ ही बात बनती है, तो एक्सपीरियंस यहीं लेके जाओ ना, आगे जाके क्यों करना है आपको। तो मेहनत सबसे ज्यादा इसी चीज पे करनी है, जो भी मैं काम दूंगा वो करना है। अभी मैंने बोला था शुरू के 3-4 क्लासेस तक आपके बहुत सिंपल चलेंगी, सिंपल मतलब क्लासेस टफ होंगी, लेकिन उसमें मैं कुछ करवाऊंगा नहीं। तो अब अगली क्लास से मैं आपको घर के लिए होमवर्क देने वाला हूँ, असाइनमेंट देने वाला हूँ, वो सारी चीजें आपको करनी है। और मैं कह रहा हूँ कुछ भी मत करो, आप 6 महीना यहाँ आके पढ़ लो, और घर पे बस आधे घंटे का टाइम निकालो, चाहे उस चीज का रिवीजन कर लो आधे घंटे। इतने में आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट बन जाओगे, और बहुत अच्छा सैलरी भी आपको शुरू शुरू में मिलेगा। और बाकी देखो, आपके टैलेंट के ऊपर भी होता है बहुत सारी चीजें। पता चले मैंने सब कुछ सिखा दिया, आपको सब कुछ आ गया, बट आप जाके इंटरव्यू में फेस ही नहीं कर पा रहे, कुछ बता ही नहीं पा रहे, तो वहां पे दिक्कत होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी कराते हैं अपने कोर्स में। आपका जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 2 महीने हो गए आपके, 2 महीने में मैंने जितनी चीजें बता दी आपको, उतनी चीजों का एक इंटरव्यू करवा देंगे। उनमें से कुछ इंटरव्यू मैं लूंगा, कुछ इंटरव्यू हम किसी बाहर वाले से करवाएंगे। अच्छा, मेरे से तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि लगातार मेरे को रोज देखते हो, तो डरना बंद हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू में मोस्टली बाहर वाले से कराएं। तो अधिकतर इंटरव्यू आपके पूरी जॉब लगने से पहले पहले कम से कम हम 3 से 4 इंटरव्यू लेंगे आपके यहाँ पे, और कोशिश करेंगे कि आपके सारे इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करें। उससे क्या होगा, और यहाँ पे चला और देंगे, अगर कोई गलती किया तो यहाँ पे हम वीडियो चलाएंगे कि देखो भाई ये गलती कर रहे हो आप। कुल मिला के देखो, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आप, ये 6 महीने आपने देखा, आपने कभी भी 12-12 साल पढ़े हो आप, 12-12 साल पढ़ के आए हो, 12 तो मैं गलत बोल रहा हूँ, नर्सरी एलकेजी यूकेजी फिर 12वीं तक, 15 साल। किसी ने कभी जॉब गारंटी बोला? स्कूल वाले तो वैसे ही जॉब गारंटी नहीं देते। उसके बाद फिर 3 साल आपका क्या होता है, ग्रेजुएशन, कॉलेज में जाते हो। कौन से कॉलेज वाले ने आपको जॉब गारंटी बोल दी? कोई कॉलेज नहीं देता। तो भाई वो पढ़ा रहे हैं बस। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इस चीज को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके गए। हमने कहा भाई हम पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे, जॉब दिलाएंगे। बट वो सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगे, पता चले आप में से कुछ लोग 3 महीने आता ही नहीं। हमारे पास हैं बच्चे ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई, कई बच्चे ऐसे हैं जो पूरा कोर्स शुरू के 15 दिन लेते हैं और लास्ट के 15 दिन लेते हैं, और बीच में गायब रहते हैं। अब देखो, मैं 1-to-1 आपके तो बैच में फिर भी ये हैं जो बच्चे हैं, कोई कोई बैच ऐसे होते हैं कि 50-50 बच्चों का बैच होता है। अब 50 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें मेरे को डेली ये देख पाना पॉसिबल नहीं होता कि भाई कौन इनमें से किस लेवल पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप आ रहे हो काम नहीं कर रहे हो तो मुझे दिख जाता है, बट आप आ ही नहीं रहे क्लास में, 15-15 20-20 दिन गायब हो। आप एक महीने में एक बार आते हो हाई करने के लिए, और उसके बाद कहते हो कि भाई जॉब तो लगनी चाहिए। तो वहां पे आपको क्या लग रहा है, पॉसिबल है? जॉब लग जाती है, लेकिन बहुत कम की लगती है। पॉसिबल देखो, इतनी चीजें तो आपको आ जाएंगी ना। मैं एक बार बताऊं, थोड़ी बहुत चीजें भी आ जाती है ना तो जॉब लग जाती है कई बार। हो सकता है ना कि आपको मैंने कुछ चीजें बताई, इंटरव्यू में वही चीज पूछ लिया गया हो। जैसा अभी एक हमारा पिछला बैच चल रहा है, तो 1.5 महीने वो डिले हो गया मेरे पैर की वजह से, नहीं तो अभी तक वो लगभग लगभग खत्म हो गया होता है, या जो भी होता। तो अभी 1-1.5 महीने का और उनका कोर्स बच रहा है। बट एक बच्चे ने उसमें से गया जॉब पे इंटरव्यू देने गुड़गांव में, और उसकी जॉब लग गई है अप्रोक्सीमेट 25,000 रुपए इन हैंड मिल रहा है उसको, मतलब सैलरी उसकी ज्यादा की है, और 25,000 इन हैंड मिल रहा है। अब उसने इंटरव्यू कंप्लीट, मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं किया, बट इंटरव्यू दे दिया। उसने बोला कि भाई भैया मेरे को थोड़ी सी जरूरत है पैसे की। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक बार ट्राई कर लो। और किस्मत वाली बात थी कि जितनी चीजें मैंने सिखाई थी उन्हीं में से पूछा। अभी उसका सिलेबस बच रहा है, बट वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने से पहले ही उसकी जॉब लग गई। तो हो सकता है आप में से कई लोगों का लग जाए। हम कोशिश करेंगे कि 4 महीने बाद ही जॉब लगा दे, 5 महीने बाद ही जॉब लगा दे। बट वो क्या करता है, अब क्योंकि चला गया तो अब क्या सिलेबस बंद कर दिया? नहीं, वो क्या करता है, अब ऑनलाइन क्लास लेता है बाकी की चीजें।
डेली क्लास रिकॉर्ड होती है, और जो क्लास रिकॉर्ड होती है वो उसको मिल जाती है, तो वो उसको पढ़ लेता है घर पे जाके, 1 घंटा टाइम निकाल लेता है। क्योंकि 7 बजे वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप गुड़गांव जॉब कर रहे हो, फरीदाबाद में रहते हो, तो 7 बजे आपको यहाँ पे आ जाना पॉसिबल नहीं है। तो भाई मेहनत करोगे तो बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, मेहनत ही नहीं करोगे तो यही है कि स्ट्रगल ही करते रहोगे। और दूसरी चीज मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इस चीज पे तो कभी फोकस ही मत करना कि बस जॉब करनी। अगर सिर्फ जॉब करनी है तो मैं बोलूँ ये सब कुछ मत याद रखो। मैंने आपको 2 चीज बता दी, जो अब मैं बताऊंगा या अगली क्लास में बताऊंगा, इनपुट आउटपुट। मैं बोल दिया बस इस बात पे याद रखो, आधा काम कर लोगे आप। अब आप बोलोगे कि यार ये इतना आसान है। हाँ, जॉब, सिर्फ एक जॉब 12-15 हजार रुपए की जॉब बड़ी आसान होती है, कुछ नहीं होता। बट 12-15 हजार रुपए को 12-15 लाख कैसे बनाना है, तब जाके बात बनती है। तब जाके आप सोचते हो किसी चीज में मेहनत करने के बारे में। 12-15 हजार के बारे में मैं कह रहा हूं मत आओ, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास लो, 12,000-15,000 की जॉब तो तब भी लग जाएगी आपकी। बट जब बहुत ज्यादा आपको कमाना है, आप सोच रहे हो कि भाई कम से कम 3 साल में 1 लाख रुपए तो सैलरी हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, चलो 5 साल में भी 1 लाख रुपए सैलरी हो जाए तो खुश तो रहूंगा। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो कि बस बैठे बैठे हो जाएगा, जो चीजें आपने बता दी वो सुन लिया, याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। याद नहीं रहे फिर भी आपको एक बार दिमाग में घुसनी चाहिए वो बातें, ताकि कल को कोई बोले अल्कोहल तो इतना तो पता चले अल्कोहल के बारे में कुछ स्पेशल बात हुई थी। तो आप गूगल पे सर्च करो, आधी चीजें देखते ही याद आ जाएगा। अगर मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, तो आप कम से कम सर्च तो करो, 4 लोगों के सामने बैठ के बात तो कर पाओ भाई। कोई अगर बिल्डिंग खरीद रहा है तो जीएसटी लगाने को बोल रहा है, तो कम से कम बोल तो सकते हो उसके सामने भाई जीएसटी नहीं लगेगा अगर खरीद बनने के बाद खरीद रहे हो तो ये सारी चीजें पता होंगी तभी जाके पैसा कमा पाओगे। और 12-15 हजार की जॉब किसी की भी लग जाती है, उसके लिए इतना ना भी पता हो तो चलेगा। फिर 15 हजार ही लग जाता है, रह जाता है। आपने देखा है कई लोगों को, अकाउंटेंट को 10 साल से काम कर रहे हैं, अभी 35 हजार ही उठा रहे हैं, देखा है? नहीं देखा तो जाके देखो लोगों को। अकाउंटेंट, अब अकाउंटेंट मिले तो उनसे सैलरी पूछो और उनका पूछो कितने साल से काम कर रहे हो, तब आपको पता चलेगा। 10 साल से काम कर रहे हैं, 35 हजार 40 हजार, रीजन क्या है? ग्रो नहीं कर पाए। अच्छा, और कई सारे ऐसे हैं मैंने देखे हैं, कई सारे क्या, मोस्टली अकाउंटेंट ऐसे हैं 3 से 4 साल में 80 हजार पे पहुंच जाते हैं, मोस्टली अकाउंटेंट। रीजन क्या होता है? मेहनत करते हैं भाई। और जैसे आपको 1 साल काम आ गया इस कंपनी में, आपने 1 साल ग्रो किया, आपको पता चल गया इस कंपनी की सारी चीजें आ गई, अब ये कंपनी छोड़ो अगली कंपनी में जाओ। ग्रोथ कब मिलती है नॉर्मली? मैं वैसे सजेस्ट नहीं करता कि बार बार जॉब छोड़ो, बट एक ग्रोथ कब मिलती है? इस कंपनी में काम किया, इस कंपनी में 15 हजार से मान लेते हैं स्टार्टिंग की आपने, या 20 हजार से स्टार्टिंग की। अब ये कंपनी अगले साल कितनी देगी आपको? 25 हजार मांगेगी, बोलेगी 25 ले लो भाई। और आप यहां से जॉब छोड़ के जाते हो, दूसरी कंपनी आपको 30 देगी। बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। तो मतलब नॉर्मली क्या होता है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, या तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी सैलरी डायरेक्ट बढ़ा देगा तो अच्छी बात है, नहीं डायरेक्ट बढ़ाता तो आप क्या करो, जॉब छोड़ो। आप जिस चीज को डिजर्व करते हो, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी 6 महीने बाद, तो आप उस चीज को डिजर्व करते हो ना, आप क्यों रुकोगे उस चीज पे? हाँ, शुरू शुरू में आप करो 6 महीना, जैसी जॉब मिल जाए वैसे करो, 1 साल जैसी जॉब मिल जाए वैसे करो, बट 1 साल के बाद आप अपने पोटेंशियल को दिखाओ कि भाई मेरे पास इतनी नॉलेज है तो मैं यहीं क्यों रुकूंगा। फिर आप आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। और आपने सुना होगा एमएनसी कंपनियों का नाम, मल्टीनेशनल कंपनी, उनकी आप जाके सर्च करो आज। एमएनसी कई सारी कंपनियां हैं जो अकाउंटेंट हायर करती हैं, स्टार्टिंग सैलरी 35 हजार से स्टार्ट होती है। 35 हजार से अकाउंटेंट की स्टार्टिंग सैलरी होती है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से सीखते एमएनसी में जाओ, यहाँ से सीखते एमएनसी में जाओगे, क्यों जाओगे? पहले यहाँ पे आप लोकल जगह पे जाओ। एमएनसी में आपको पता है एक पर्टिकुलर पार्ट पे काम दे दिया जाता है। जैसे अगर आपको सेल संभालना है तो आपको सिर्फ क्या संभालना है? सेल। तो आप पूरे टाइम क्या करोगे? सेल ही संभालोगे। अब उससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती, आप डाइवर्सिफाई नहीं हो पाते, आपकी जो प्रैक्टिस हुई है वो सिर्फ किस में हो गई? सेल में। तो इसीलिए क्या मैं सजेस्ट करता हूं, पहले सीखो और पहले ऐसी कंपनी में जाओ जहां पे सारा काम आपको करना हो, टैली आपको करनी हो, जीएसटी आपको, मतलब पूरा चीज हैंडल करना हो, और 1 साल वहां काम करो। 1 साल के बाद जब आपको अच्छी नॉलेज हो गई, आपको पता चल गया पूरा काम कैसे होता है, अब मेन रीजन क्या है, आप यहाँ किस लिए आए हो? पैसे के लिए। भाई हर इंसान पैसे के लिए आया है यहाँ पे, नॉलेज प्लस पैसा। तो सिर्फ नॉलेज क्या करोगे, क्या नॉलेज होनी चाहिए प्लस पैसा होना चाहिए। तो 1 साल तक कहीं पे भी काम करो, 20 हजार में काम करो, 18 हजार में काम करो, चले। दूसरे साल आप भगो अच्छी कंपनियों में, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, कहीं पे भी भगो, और वहां पे फिर अपना अपने हिसाब से मांगो जितनी चीज तुम्हें हो। तुम्हें खुद ही पता चल जाता है कि अब तुम कहाँ पे हो, किस लेवल पे हो। अब आज मैंने सिखा दिया, फिर कभी रिवीजन ही नहीं करते तो भूल जाओगे सारी चीजें। तो कंटिन्यूस बेसिस पे काम करो, रिवीजन करो, तब जाके बात बनती है। देखो बताने को मुझे बहुत चीजें बतानी थी आज, जैसे ये जो हमारा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनपुट और आउटपुट कैसे लगता है, पूरा जीएसटी इसके ऊपर चलता है। और इसको समझाने के लिए कम से कम मुझे 40 मिनट चाहिए, और लास्ट के अभी 15-20 मिनट बचे थे, इसी वजह से मैंने कुछ और बात करना शुरू कर दिया, ये आपको नहीं बताया। अब क्या करना है, ये वाला टॉपिक अगली क्लास में हमें सबसे पहले शुरू करना है, 30 से 40 मिनट लगेगा। उसके जस्ट बाद हम टैली स्टार्ट कर देंगे।
और अभी कोई पॉइंट मैं नहीं बताऊंगा आपको। टैली स्टार्ट करेंगे। टैली की क्लासेस कितने दिन चलेंगी मैं एक बार बता दूं, अप्रोक्सीमेट 30 से 40 क्लासेज आपकी होंगी। अप्रोक्सीमेट आपकी टैली की 30 से 40 क्लासेज होंगी, जिनमें से शुरू की 5-6 क्लासेस बहुत स्लो रहेंगी, जो आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, बहुत इतना स्लो स्लो क्यों चल रहा है, क्योंकि वहां पे हम बेस बनाएंगे आपके टैली का। कई लोगों को आप में से टैली आती होगी, बट कई लोग ऐसे होंगे जो एकदम जीरो पे होंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता होगा। तो हम सबसे पहले 5-6 क्लासेस बहुत स्लो चलेंगे, बेस बनाएंगे, और जब एक बार आपका बेस बन गया, हम डेली के 2-3 कॉन्सेप्ट नए करेंगे, जिससे आपको टैली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और मेनली टैली समझना है तो सिर्फ रटना नहीं है कि भाई इसको ये कर दिया, इसको वो कर दिया, क्योंकि रटोगे तो आगे जाके दिक्कत आएगी। क्या आपको पूरी लाइफ टैली सॉफ्टवेयर पे ही काम करना है? हो सकता है कि आगे चल के कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर हाथ में आ जाए, तो क्या करोगे? नहीं भाई मैंने तो टैली चलाया, बस मैं वही चलाऊंगा और कुछ नहीं चलाऊंगा। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि किस तरीके से अकाउंट्स काम करता है, तो टैली आ जाए, बिजी आ जाए, या कोई और सॉफ्टवेयर आ जाए, आप उसको उस तरीके से कर लोगे। समझ आ गया? 99% कंपनियां, बल्कि 99.9% कंपनियां टैली ही यूज करती हैं, तो इसीलिए हम टैली को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट भाई सिर्फ टैली पे ही थोड़ी ना अटकना है, तो इसीलिए सिर्फ रटना नहीं है चीजों को, कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझ के आप शुरू से लेके आखिरी तक कोई सा भी सॉफ्टवेयर आ जाए, सारे सॉफ्टवेयर उसी तरीके से काम करते हैं, आप कर लोगे। और अल्टीमेटली जो है ऐसा टारगेट बनाओ कि मैं वैसे तो नहीं कमाता, बहुत कम कमाता हूं, बट मैं जितना कमा रहा हूं उससे ज्यादा कमाने का टारगेट बनाओ, कि एटलीस्ट इतना तो कमाना है। आप यहाँ पे अगर 30,000 रुपए देके जाओगे, तो आप समझ जाओ कि 30 लाख रुपए की क्लास तो लेके जानी है कम से कम। इससे मैं 5 साल में, 4 साल में 30 लाख रुपए कमाना है, इतना सोच लेंगे। 3-4 साल में भी 6 महीने करोगे तो 3 साल, तो 3 साल में 30 लाख, चलो भाई 3 साल में टारगेट कर लो 30 लाख कमाने। अब आप बोलोगे कि जॉब करके तो नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल, जॉब करके बहुत थोड़ा सा मुश्किल है कि 30 लाख 3 साल में कमाना। इसीलिए मैंने आपको बताया था पार्ट टाइम काम करना। जब जीएसटी को इतने अच्छे से समझे रहोगे, तभी तो पार्ट टाइम काम कर पाओगे। अब मान लेते हैं मैं कह रहा हूँ कि मैं आप आए मेरे पास, मेरी दुकान है कपड़े की, आप आए मेरे पास और आके बोल रहे हो भैया मैं आपका ना जीएसटी संभालना चाहता हूँ, मैं आपके जीएसटी का काम करना चाहूंगा, आप मेरे को सिर्फ 4,000 रुपये महीना दे देना। मैं खुश हो गया, भाई अच्छी बात है, मैं इसको 4,000 रुपये महीना दे दूंगा, मेरा जीएसटी का सारा काम दे देगा। अब अगले दिन मैंने तुम्हें फोन किया और पूछा कि भाई मैं एक जमीन ले रहा हूँ और थोड़ा सा जीएसटी का समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे मैनेज करूं। आप उस टाइम पे क्या बोलोगे? जमीन वाली जीएसटी थोड़ा ना सीखा है मैंने, मेरे को बाकी जीएसटी आती है। आप कपड़े वाली पूछो ना, तो एक बात बताओ, क्या उसके बाद आपसे वो काम करवाना चाहेगा? तो आपको ध्यान रखना, देखो मेन चीज, जो मेन पैसा होता है ना, वो पार्ट टाइम काम करके होता है। पार्ट टाइम काम को फुल टाइम बनाओ ना। जब आपके पास, अगर मान लेते हैं आपने किसी तरह 100 पार्टी बना ली 2 साल में, 100 पार्टी बना ली, 100 लोगों का काम आप कर रहे होगे, तो आप जॉब करने जाओगे फिर? और अगर 100 लोग आपको सिर्फ 1,000 रुपए दे रहे हो, जो कि ना के बराबर था, 1,000 रुपए कौन देता है भाई? आजकल मार्केट में 2,000 से 3,000 4,000 चल रहे हैं। 1,000 रुपए भी देता तो 1 लाख रुपए महीने का आता है। अब ये 100 पार्टी, मैं कह रहा हूँ 100 पार्टी बना ली, लेकिन 100 पार्टी बनेगी कैसे? देखो पार्टी बनाने के लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए नॉलेज, और दूसरी चीज होनी चाहिए आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा, मैं दिन भर इधर उधर घूमता हूँ, मैं दिन भर इधर उधर घूम रहा हूँ, बैट बॉल और खेलता हूँ, पैर और तोड़वा लेता हूँ, और फिर शाम को आके बोलता हूँ एक दुकान पे, ऐसे पसीना पोंछते हो, हाँ भैया जीएसटी का काम कर दूंगा आपके, देगा मेरे को वो काम? इसीलिए जब आपको काम लेना है तो सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज तो आपको 6 महीने में बहुत सारी हो जाएगी नॉलेज। जस्ट उसके बाद क्या करना है? जॉब पकड़नी। जॉब पकड़ोगे प्लस नॉलेज, और आप 2-3 महीना 4 महीना जॉब करो, फिर लोगों को पता चलने लगेगा। सुबह ऑफिस जाओ तो दुकान वाले के सामने से जाओ, और कुछ ना कुछ गिरा दो दुकान वाले के सामने कि देख ले, अरे कहाँ जा, फिर उठा, अरे ऑफिस जा रहा था, तो उसको पता चल जाए कि भाई ऑफिस जा रहा है। तो फिर पता चल गया ऑफिस काम करते हो भाई, आपको नॉलेज है। उसके बाद उसको बोलो ना भैया मैं तुम्हारे जीएसटी का काम करता हूँ, बहुत काम मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा काम। काम बहुत आसान है, मार्केट में पैसा बहुत है, उठाने वाला बनो। लोग मिट्टी बेच के पैसा कमा लेते हैं, तुम जीएसटी बेच के पैसा नहीं कमा पाओगे। तो देखो वो सब चीजें बात की हैं। आज हमारी क्लास, मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, छोटी छोटी बातें हुई हैं, जिसका हम कल रिवीजन भी नहीं करेंगे। जो अगली क्लास होगी हमारी मेन होगी इनपुट आउटपुट के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं करना। किसी को अगर क्लास पसंद भी नहीं आ रही, वो कह रहा है कि मेरे को ना क्लास लेनी नहीं है, मेरे को मैं नहीं, मैं तो डेमो के लिए आया था बस और वापस चल जाऊंगा, तो आप फिर भी कल की क्लास अटेंड करना, क्योंकि मतलब परसों जो हमारी परसों क्लास होगी वो जरूर अटेंड करना। उसके बाद भले ही छोड़ देना आप, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इनपुट आउटपुट वो समझ आ जाएगा तो जीएसटी आपको आधा पूरा समझ आ जाएगा कि भाई जीएसटी में मुझे काम क्या करना होता है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप छोड़ देना भले ही, उसके बाद फिर मैं पेमेंट भी मांगने लगूंगा, पेमेंट कर दो या छोड़ दो। तो ऐसे है, 1-2 क्लासेज और ले लो आप ये वाली, और उसके बाद फिर टैली स्टार्ट कर। ठीक है, किसी का कोई स्पेशल डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम क्लास ऑफ